Good evening, Tushar. Good evening, ma'am. Good evening, Soumnath. Good evening, ma'am. हाँ, देख लो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। Yes. हाँ मैम आ गया। ठीक। अच्छा देखो, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे थे, जिसका देखो पूरा जो एक ओवरव्यू है वो हम लोगों ने देख लिया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, क्यों ड्रॉ किया जाता है, ये सब मैंने बता दिया। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि मैंने बोला था, एक मतलब जर्नल बेस्ड चैप्टर है, तो बिल्स जो है कितने तरह से हम लोग बिल्स का जो है अलग अलग तरीका बताया था। जैसे बिल्स को जो ड्रॉ कर रहा है यानी ड्रॉयर जो है वो मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रख सकता है, और ये सारे केसेस हम लोग ऑनर्ड वाले पढ़ रहे हैं। मतलब ऑनर्ड का मतलब है कि जब सॉरी, जिनको पे करना है वो अपना पेमेंट कर देते हैं। मतलब जो प्रॉमिस किया था कि हाँ 2 मंथ्स 1 मंथ जो भी है, जितने दिन बाद पैसा देने का बात था, अगर पैसा दे देते हैं, मतलब जो कहा वही करते हैं, तो उसे ऑनर्ड बोलते हैं। और डिसऑनर्ड का मतलब क्या, जो मतलब जिसके बात का कोई वैल्यू नहीं है, बोल कुछ रहा है कर कुछ रहा है। ठीक है, तो वो डिसऑनर्ड। तो अभी हम लोग ऑनर्ड वाला ही केस पढ़ रहे हैं, उसके बाद डिसऑनर्ड पढ़ेंगे। उसमें मैंने एक क्वेश्चन तुम लोग को करवाया था और मैंने लिख के करवाया था। देखो एक्चुअली हम लोग पहले क्या करेंगे ना, छोटा छोटा क्वेश्चन से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। डायरेक्ट अगर हम लोग मल्टीपल जो मतलब जर्नल आएगा, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जर्नल हो जाएगा बहुत सारे ट्रांजैक्शन के साथ, उसमें डायरेक्ट चले जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि समझने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम लोग पहले मेरा कुछ क्वेश्चंस है वो तुम लोग को करवाएंगे, इससे तुम लोग का एक आइडिया बिल्डअप हो जाएगा, जर्नल भी स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस करेंगे मैथ वाला। तो यहाँ पर देखो ये पीडीएफ ना मेरे से एक बार जस्ट मुझे रिकॉल करवाना तो हम दे देंगे। ठीक है, ये पीडीएफ में जो क्वेश्चंस है इतना आसान नहीं आएगा, हम ये बता देते, इतना आसान नहीं आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि धीरे धीरे तुम लोग का इस चैप्टर में ग्रिप आ जाएगा। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ही आएगा, वो हम लोग एंड में करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पहले आसान आसान क्वेश्चन से समझने का कोशिश करेंगे कि क्या हमें करना है। तो ये जो यहाँ एक्चुअली इलास्ट्रेशन 2 लिखा हुआ है ना, ये वाला मैंने लास्ट दिन तुम लोग को लिख के करवा दिया था। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब हम लोग इलास्ट्रेशन, ये देखो यहां से करेंगे, इलास्ट्रेशन 3 यहां से करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोला है, पहले हम लोग पढ़ के देखेंगे कि कौन सा वाला हमारा पॉइंट कवर हो रहा है, मतलब ये तीनों में से कौन सा पॉइंट कवर हो रहा है वो देखेंगे। तो देखो क्या बोला है, टेकिंग द सेम इंफॉर्मेशन एज गिवन इन इलास्ट्रेशन 1। ठीक है, तो सेम इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलास्ट्रेशन 1 का मतलब है यहाँ पर ये वाला हो रहा है। ठीक है, या फिर अगर मैंने पीडीएफ में भी ये वाला क्वेश्चन ऐड कर लिया है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, वैसे तुम लोग को उस दिन लिखवाया भी था, तो ये सेम क्वेश्चन रहेगा। और क्या बोला है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी if A send the bill to the bank for collection and bank charges 1% commission। ठीक है, तो देखो तुम लोग चाहो तो थोड़ा सा जगह रख दो, बाद में ना ये क्वेश्चंस लिख लेना। कितना टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। हम क्यों नहीं लिखवा रहे, क्योंकि इसमें क्या होगा, क्लास का टाइम कम हो जाएगा इसीलिए, नहीं तो चाहे तो हम भी लिखवा सकते हैं। तो तुम लोग थोड़ा सा जगह रख लो, बाद में ऊपर लिख लेना तो अच्छा रहेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि सेम यही वाला क्वेश्चन है, लेकिन हमें जर्नल एंट्री पास करना है इस बेसिस पे कि ए और बी दोनों के बुक्स में, जिसमें ए कौन था, ड्रॉयर था। अब देखो लास्ट दिन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो लास्ट दिन क्वेश्चन क्या था, 1 जन को ए ने कुछ गुड्स सेल किया है बी को 10,000 का। तो फिर उसके बाद बिल ड्रॉ किया है 3 मंथ्स का बी के ऊपर, और बी ने वो एक्सेप्ट किया, फिर उसको रिटर्न कर दिया ए को, जो कि मैंने तुम लोग को रूल्स बताया था कि साइन करके बी को वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो डॉक्यूमेंट है वो ए को रिटर्न करना होता है। उसके बाद बिल्स मैच्योर हो गया और जर्नल एंट्री पास करने बोला है। अभी यहाँ पर एक पॉइंट एडेड है कि ये सारे केसेस तो है ही है, साथ ही साथ ए जो है उसने अपना बिल अपने बैंक बैंक जहां जिस बैंक में उसका अकाउंट होगा, ये ट्रांजैक्शन होता है, उस बैंक में उसने वो बिल को दे दिया, बिल्स फॉर कलेक्शन। अब बिल्स फॉर कलेक्शन का मतलब मैंने बताया था, फिर से एक बार बताते हैं। अगर हम लोग अपने बैंक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप मेरे बिहाफ में ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कलेक्ट कर लेना, तो बैंक बोलेगा इसमें मेरा क्या फायदा, आपको मेरे से सर्विस मिल रहा है। ठीक है, आपको बिल्स नहीं कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बदले हम कर रहे हैं, तो मेरा क्या फायदा है, मुझे
कुछ चार्जेस दे दो। तो इसलिए बैंक बोल रहे ठीक है हम काम कर देंगे, लेकिन बदले में मुझे क्या चाहिए, मुझे कमीशन चाहिए। तो बैंक ने कितना कमीशन काट लिया है, 1% कमीशन। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कमीशन का रेट, ठीक है। हम लोग को जर्नल एंट्री पास करने बोला है। तो हम लोग कौन सा वाला टॉपिक पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाले टॉपिक पे। व्हेन द बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन एंड ऑनर्ड, ठीक है, क्योंकि ऑनर्ड वाला ही केसेस कर रहे हैं। तो ये देखो तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 2 है ना, हाँ इलास्ट्रेशन 3 है, तो हम इसी हिसाब से लिखते हैं इलास्ट्रेशन 3, नहीं तो बाद में ना तुम लोग को मिलेगा नहीं। और नहीं तो अगर तुम लोग लिख लोगे तो बेटर है। ये क्वेश्चन 1 है, इसके बाद क्वेश्चन 2 कर लेना। हम इसके साथ पीडीएफ के साथ मैच करके 3 लिख रहे हैं। तुम लोग को जैसा ठीक लगे अपने हिसाब से, जैसा याद रहे लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी। तो सेम क्वेश्चन है। तो एंट्री ये देखो, सेल परचेस तो जो भी होना है वो तो होगा ही। कब हुआ है, 1/1 को, क्योंकि इसी क्वेश्चन को दोबारा करने बोला है। तो हम लोग 1/1 को ए ने सेल किया है। तो एंट्री क्या होगा, क्रेडिट सेल है तभी तो बिल का कंसेप्ट आ रहा है। तो क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है, डेटर टू सेल। यहाँ पर डेटर कौन है, बी है, ठीक है। तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, कितने का, 10,000 रुपीज का। अच्छा, और बी के लिए परचेज है सेम डेट में, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है। अच्छा, अब बिल्स ड्रॉ होगा। कोई डेट नहीं बोला है, तो हम लोग ये मान लेते कि जब बी ने बोला होगा ए से कि हम अभी पैसा नहीं दे सकते हैं, मुझे 3 मंथ्स टाइम चाहिए, तब भी ए बोला होगा, ठीक है, फिर बिल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो एंट्री क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल को ना हम शॉर्टकट में बी आर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ लास्ट दिन भी लिखा था, लेकिन एग्जाम में तुम लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम बी आर लिख रहे हैं ताकि हम लोग ज्यादा टाइम इसमें ना जाए। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसके लिए एसेट होगा, ठीक है, ए के लिए, क्योंकि ए को पैसा मिलेगा। अब मैंने बोला था क्यों, बिल्स रिसीवेबल जब करेंगे तो डेटर को हटा देना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट से। इसका रीजन भी मैंने बोला था, क्योंकि एक ही पर्सन से मैंने बताया था ऐसे करके बैलेंस शीट जब बनता है तो इधर एसेट होता है, तो डेटर भी एसेट है, जिस डेटर का नाम है यहाँ पर बी। अगर मेरे पास 10,000 का डेटर है और उसी डेटर के ऊपर मैंने बिल्स ड्रॉ किया है, तो बिल्स रिसीवेबल भी तो मेरा करंट एसेट है, ठीक है, वो भी बी के ऊपर ड्रॉ किया, वो भी लिखेंगे। तो फिर बी से क्या मुझे 20,000 मिलेगा, ऐसा तो बात नहीं है कि बी से मुझे 20,000 मिलेगा, के मतलब 1000, मुझे तो 10,000 ही मिलेगा ना। तो जब बिल्स ड्रॉ होता है तो डेटर जो है वो बिल्स में ट्रांसफर हो गया, ठीक है, मतलब जो रिसीवेबल है, करंट एसेट जो डेटर था वो बिल्स में ट्रांसफर हो गया। तो ऐसे हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल डेबिट डेटर के जगह, और डेटर को हमने कैंसिल कर देना है, नहीं तो डबल एंट्री हो, मतलब उसका इम्पैक्ट जो है वो गलत आ जाता है। फिर यहाँ पर ए अकाउंट, इनको इनको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये बिल्स रिसीवेबल जो है एक्सेप्ट करेंगे, तो इनको क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली इनके लिए बिल्स पेबल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इनका लाइबिलिटी बढ़ेगा। और इनके लिए भी सेम कंसेप्ट है, हम लोग क्रेडिटर को भी दिखाएंगे और उसी क्रेडिटर का बीपी भी दिखाएंगे, तो फिर 20,000 पेबल दिखाएगा, जबकि पेबल तो 10,000 ही रहेगा। हाँ, वो क्रेडिटर की जगह वो बिल्स पेबल में ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए क्रेडिट मांगा जा रहा है, और ये एटलीस्ट 90 डेज होता है या 3 मंथ्स होता है। अच्छा, अब यहाँ पर चेंजेस होगा, यहाँ से चेंजेस स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, 4 अप्रैल को पैसा मिल गया, इन्होंने पैसा पेमेंट कर दिया, बट यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद ए चले गए बैंक के पास, इसके बाद ए कहाँ चले गए, बैंक के पास, और बैंक के पास जाके बोल रहे हैं कि बैंक आप ये मेरा बिल्स रिसीवेबल रख लो, आप मेरे बिहाफ में इसे कलेक्ट कर लेना। बैंक बोलेगा ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन मुझे कुछ कमीशन दे दो। तो ठीक है, ये इनमें डील हुआ, तो ए जा रहा है बैंक के पास, तो बैंक के पास जाएगा। अब कब जाएगा, डेट नहीं दिया है तो हम लोग मान लेते हैं उसी दिन जाएगा, अगर डेट दे देता है तो वो डेट फॉलो करेंगे, जब डेट नहीं दिया है तो उसी दिन मानते, उस दिन सेल किया, उस दिन ही बिल्स ड्रॉ किया, वो बिल लेके बैंक पे चला गया, ठीक है। अच्छा, अब बैंक में जाएगा तो बिल्स इसके पास से, मतलब ए के पास से किसके पास चला जाएगा, बोलो। अगर हम लोग अपना जैसे
हमारे पास कोई गोल्ड है, हम लोग ले जाके बैंक पे दे रहे हैं, तो वो गोल्ड हमारे पास से बैंक के पास चला जाएगा, मतलब ओनरशिप हमारा ही है, पोजीशन बैंक के पास चला जाएगा। तो वैसे अगर मेरा बिल्स रिसीवेबल बैंक को दे रहा है तो बिल्स रिसीवेबल बैंक के पास जाएगा, तो मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल अगर मेरे पास से चला जाएगा तो ये डेबिट था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसे कैंसिल करने के लिए? मतलब मेरे पास अभी नहीं है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब ए के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट था जब था मेरे पास ए के पास, अभी ए के पास नहीं है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? बोलो, इसी चीज पे जर्नल बेस्ड है। क्रेडिट। क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। मेरे पास से बिल्स रिसीवेबल चला गया, कौन बोल रहा है? ए बोल रहा है। अच्छा, ये तो क्रेडिट हो गया। डेबिट किसको करे? डेबिट द रिसीवर जो बिल्स ले रहा है, तो उसके लिए कौन सा लैंग्वेज यूज होता है? बैंक होता है। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज जो यूज होगा, पहले ये वाला लैंग्वेज यूज होगा, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। ये लैंग्वेज यूज करना पड़ता है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। अगर हम लोग का ऐसा कंडीशन होता है तो इसके लिए एंट्री जो नाम यूज होता है दैट इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये वाला नाम यूज होगा। अच्छा बोलो, ये ए जो बैंक के पास गया, जाके अपना बिल्स जो है डॉक्यूमेंट बैंक के पास रख दिया, क्या बी के लिए कोई एंट्री होगा इस टाइम पे? जैसे मान लो यहाँ एंट्री हुआ तो यहाँ भी एंट्री हुआ, यहाँ एंट्री हुआ, यहाँ भी एंट्री हुआ, यहाँ पर जिस कंडीशन के लिए मतलब जिस ट्रांजैक्शंस के लिए एंट्री हुआ, क्या यहाँ पर ऐसा कोई एंट्री होगा? इससे क्या बी का कोई इंपैक्ट आ रहा है? लॉजिकली सोच के देखो, क्या इससे बी को कोई मतलब है? हाँ मैम, बिल्स पेबल टू बैंक। बिल्स पेबल टू बैंक अभी क्यों करेगा? 1 तारीख को तो नहीं करेगा ना, तब तो मैम वो फिर लास्ट है। लास्ट में करेगा। तो अभी करेगा क्या? मतलब अभी ए जो बैंक के पास जा रहा है, क्या इसके लिए बी को अपने बुक्स में कोई एंट्री करना पड़ेगा इस डेट पे? ना मैम। नहीं मैम, ये ब्लैंक रहेगा। हाँ, यहाँ कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। क्यों करेगा ये एंट्री? इसको कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है, अपना बैठा रहेगा सीधा, इसको जब पेमेंट करना है तब करेगा। अगर नहीं करता है फिर क्या होगा? वो तो डिसऑनर्ड, अभी तो डिसऑनर्ड कर ही नहीं रहा है, ये 4 तारीख को पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो एंट्री सही बोल रहे थे बीपी टू बैंक, लेकिन वो 4 तारीख को करेंगे, ठीक है। अब 4 तारीख क्यों कर रहे? देखो कैलकुलेशन याद है ना तुम लोग को, ये 3 मंथ्स का बिल था, ठीक है। तो 1 जैन से लेके अगर हम लोग 3 मंथ्स तक काउंट करते हैं तो ये हो जाता है 1 अप्रैल, ठीक है। लेकिन 3 दिन ग्रेस ऐड करके मैंने 4 अप्रैल किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्योंकि एक ही जैसा है तो डेट इसलिए 4 अप्रैल ही आ रहा है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो अब देखो 4 अप्रैल को क्या होगा यहाँ पर, ए क्या एंट्री करेगा बोलो? 4 अप्रैल को ए क्या एंट्री करेगा और बी क्या एंट्री करेगा? बी का तुम लोग बोल सकते हो, जो बोला था वही वाला एंट्री होगा। देखो अभी थोड़ी देर पहले बी का जो एंट्री तुम लोगों ने बोला ना, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, अपना लाइबिलिटी खत्म कर रहा है, बी पेमेंट कर रहा है, टू क्या हो जाएगा? बैंक, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? बैंक ए के बिहाफ में जो है बिल कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, पैसा कलेक्ट कर रहा है, तो पैसा बैंक में आ गया और बैंक वाला क्या करेगा? ए को वो पैसा दे देगा, तो ए के पास पैसा आएगा, तो ए क्या एंट्री करेगा बोलो? ए के पास पैसा आएगा, क्योंकि बिल्स का कलेक्शन बैंक के थ्रू से हो रहा है, लेकिन अकाउंट में इनके ही आने वाला है, ए के अकाउंट में ही पैसा आएगा। बस हाँ, वो अपना हेडेक बैंक को दे रहा है कि मुझे उतना याद नहीं रहेगा, आप कलेक्ट कर लेना। तो बोलो क्या एंट्री होना चाहिए? पैसा आएगा ए के पास तो क्या एंट्री होगा? पैसा आने से क्या होगा? जाने से क्रेडिट बैंक, आने से क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बोलो कितना पैसा आएगा? बैंक वाला कितना पैसा क्रेडिट करेगा उनके अकाउंट में? यहाँ कमीशन काट लेगा ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं 1% कमीशन ले लेगा ना। तो 10,000 पे 1% अगर कमीशन चार्ज कर लेगा तो कितना पैसा इनको देगा? बैंक ए को कितना पैसा देगा? 9,900। हाँ, 9,900। क्यों? ये देखो 10,000 पे अगर 1% कमीशन, अब 1% पर एनम ऐसा कुछ नहीं बोला है, बोला है जितना पैसा होगा उस पे 1% हम लोग कमीशन लेते हैं, तो 1% मतलब 100 रुपीज होता है। तो 10,000 में अगर बैंक मुझे 100 रुपीज नहीं दे रहा है तो कितना देगा? 9,900, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बैंक को कमीशन देना पड़ रहा है, तो ए के लिए कमीशन क्या होगा?
ए के लिए कमीशन क्या होगा बोलो, एक्सपेंस होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो क्या एंट्री होगा, कमीशन अकाउंट डेबिट, कितना होगा 100 रुपीज, ठीक है। तो 9900 मिला, 100 रुपीज कमीशन चला गया, टू क्या करना पड़ेगा, ये देखो बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट किया था जब बैंक में दिया था, अब ये हट जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हम फिर से एक बार समझा देते लास्ट वाला पॉइंट। देखो ये तो समझ गए होगे, ए ने बी को सेल कर दिया, बी टू सेल, इसने परचेस किया, परचेस टू ए, फिर बिल्स ड्रॉ हुआ तो बिल्स रिसीवेबल टू बी होगा, ए टू बीपी होगा। अब ए चला गया है बैंक के पास, बैंक के पास जाके अपना बिल्स दे दिया, तो बिल्स इसके पास से चला जाएगा, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट था, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, और बैंक के पास चला गया, उसका एंट्री हो जाता है, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन लिखना पड़ता है। ये लैंग्वेज यूज होता है, तो हमें यही वाला यूज करना है। इसका मतलब भी समझ में आ रहा होगा, बिल्स जो कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेजा गया है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अच्छा, अब जब 4 अप्रैल को यहां पर पैसा आ जाएगा, तो एंट्री क्या होगा, एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। 4 अप्रैल को ए के पास 9900 आ गया, बैंक ने 100 रुपीज कमीशन चार्ज कर लिया, और ये जो है रिवर्स हो गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो था वो रिवर्स हो गया। अब इसका देखो, बी डेबिट हुआ था, बी को क्रेडिट करके हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, बिल्स रिसीवेबल डेबिट हुआ, जब बैंक के पास बिल्स रिसीवेबल चला गया तो क्रेडिट होके कैंसिल हो गया। बैंक के पास जब बिल्स रिसीवेबल गया तो उसको हम लोग नाम दिए थे बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जब वो कलेक्शन हो चुका तो वो क्लोज हो जाएगा। सोच के देखो, जब हम लोग नॉर्मली क्रेडिट सेल करते हैं तो करते हैं डेटर टू सेल, ठीक है। अब जब वो डेटर मुझे पैसा देगा तो हम ऐसे लिखेंगे ना, कैश टू डेटर। तो मेरा अभी एसेट क्या था, पहले मेरा एसेट बी था, सोच के देखो, बी डेटर था, ठीक है। फिर उस डेटर को मैंने ट्रांसफर कर दिया बिल्स रिसीवेबल में, ठीक है। फिर उस बिल्स रिसीवेबल को मैंने ट्रांसफर कर दिया बिल सेंट फॉर कलेक्शन में, ठीक है। अब वो मेरा एक्चुअली डेटर है, मतलब अभी मेरा डेटर ये है, ये वाला, यहां से मुझे कलेक्शन होगा, मुझे बी से नहीं होगा, बी जो मेरा डेटर था, बिल्स रिसीवेबल में मैंने उसे ट्रांसफर किया, फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर लिया। तो डेटर की जगह ये क्लोज होगा, क्योंकि अभी तो करेंट एसेट के तौर पे यही मुझे दिख रहा है। तो बचा क्या, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, कमीशन डेबिट टू सेल्स। तो ये क्यों हुआ, इसका मतलब हम लोगों ने 10,000 का सेल किया, किसने, ए ने, उसके बदले ए को कितना मिला, 9900। क्यों, क्योंकि ये पूरे बीच का जो ट्रांजैक्शन है उसमें एक कमीशन चला गया, किसने लिया कमीशन, बैंक ने लिया, कितना, 100 रुपीज। वो तो मैं क्वेश्चन में बताएगा, परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनका ये हो गया, और इनका तो वैसे ही है, परचेस टू ए, ये सॉरी मैंने परचेस को ही काट दिया, ये देखो, ए क्रेडिट ए डेबिट, ठीक है, बीपी क्रेडिट बीपी डेबिट, उसके बाद परचेस टू बैंक। अगर हम लोग डायरेक्ट परचेस कर पाते तो जो एंट्री होता वही हुआ, और डायरेक्ट सेल करने से क्या होता है, कैश टू सेल या बैंक टू सेल, लेकिन यहाँ पर एक कमीशन भी आ गया, क्यों, क्योंकि वो बीच में एक हम लोगों ने मीडिएटर को रख लिया कलेक्शन के वजह से, और उसके लिए हमारा एक खर्चा हुआ, इसीलिए बीच में ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। ये ऐसे होता है। अच्छा, देख लो समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। देखो इलास्ट्रेशन 4, ठीक है, ये वाला क्या पॉइंट है देखते हैं। देखो, ऑन 1 Jan ए सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 टू बी, एक ही तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, बस कंसेप्ट अलग होते जाएगा। एंड ड्रू ए बिल ऑन बी एट 3 मंथ्स के लिए फॉर द अमाउंट, सेम क्वेश्चन, बी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू ए who discontinued discounted the bill with a bank on 4th Feb at 15% per annum। ये हो गया ए, यानी कि जो ड्रॉयर है उन्होंने बिल्स को डिस्काउंट करवाया है बैंक पे। डिस्काउंट करवाना और सेंट फॉर कलेक्शन में फर्क होता है, लास्ट दिन मैंने बताया था। डिस्काउंट का मतलब इमरजेंसी पैसे का जरूरत है, तो हम लोग बैंक को बोल सकते हैं कि ये बिल रख लो और मुझे अभी कुछ पैसा दे दो, जो भी डिस्काउंट काटना है काट लो, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। और कमीशन मतलब क्या, ब्रोकरेज की तरह मेरे लिए काम कर रहा है बैंक, ठीक है, तो बोल रहा है कि मुझे भी कुछ दो, तो ये कमीशन, ठीक है। और यहां पर ये वाला कौन सा पॉइंट है, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक या फिर अदर पर्सन। डिस्काउंटेड का मतलब ये होता है कि जब किसी को पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत होता है तो वो क्या कर सकता है, बिल्स तो ड्रॉ कर दिया, क्योंकि कस्टमर को उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर बोलेगा कि हम क्रेडिट में नहीं देंगे तो कस्टमर तो हाथ से गया, तो कस्टमर को हमें नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर हमें
पैसे भी तुरंत चाहिए तो हम लोग इसे यूज कर सकते हैं एज एन एडवांस। ठीक है, हम लोग बैंक में इसे डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर स्टार्टिंग डे पे देखोगे, जब मैंने ये करवाया था तब मैंने यहाँ पर ये चीज बताया था कि ये क्या होता है, हमारे लिक्विडिटी फैक्टर को भी मेंटेन कर सकता है। मतलब प्रोडक्ट भी सेल हो गया, क्रेडिट में भी सेल हो गया, ऊपर से ये अगर बैंक में ले जाके दिखाएंगे तो बैंक वाला हमें पैसा भी दे देगा। हाँ, थोड़ा बहुत जो है डिस्काउंट करेगा, वो लॉस है, लेकिन वो भी मैंने तुम लोग को समझाया था कि अगर पैसा इन्वेस्ट करके और भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो तो इतना तो डिस्काउंट का लॉस हम लोग बियर कर ही सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन कितना बियर कर सकता है। तो यहाँ पर ये बियर कर पाएंगे तभी इन्होंने ये चांसेस लिया है। ठीक है, हमें ए और बी दोनों के बुक्स में एंट्री करने बोला है। ठीक है, चलो करके देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का नंबर है इलास्ट्रेशन 4, ए के बुक्स में और बी के बुक्स में। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले तो सेल परचेस होगा, जैसा हुआ वो एंट्री तुम लोग भी फटाफट लिख लो, हम भी लिख लेते हैं। ठीक है, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, थोड़ा सा लगेगा कि एक ही तरह का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट सारा अलग अलग है। और जब तुम लोग देखना कि जब क्वेश्चन करोगे ना, जो टफ क्वेश्चन होगा, कितने आसानी से सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं समझ में आता है। परचेस टू ए, फर्स्ट दो एंट्री तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, है ना। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, और ए अकाउंट डेबिट टू बीपी। ये बन गया, ट्रांजैक्शन भी हुआ, बिल्स भी ड्रॉ हो चुका। अच्छा, अब ये कब गए पैसा बैंक में, मतलब बैंक वाले को बिल्स रख के बोला कि मुझे पैसा दे दो, तो बैंक ने बोला 15% डिस्काउंट चल रहा है, ले लो। तो ये देखो 4 फेब को ये गए। ठीक है, मतलब इन्होंने बिल ड्रॉ किया 1 जैन को, और इनको 4 फेब को अर्जेंटली पैसे का जरूरत आ गया होगा ए को, तो ये चले गए बैंक के पास। बैंक के पास जाके बोला कि मेरा बिल क्योंकि उनको पता है कि बैंक वाला पैसा पूरा तो देगा नहीं, डिस्काउंट करके ही देगा। तो बोल रहे ठीक है, आप रखो मेरा बिल, लेकिन मुझे पैसा दे दो। तो बैंक वाला बोला रेट अभी इतना चल रहा है तो इतना ही डिस्काउंट काटेंगे। तो एंट्री क्या होगा, अब बोलो तुम लोग कि ए को पैसा मिलेगा 4 फेब को बैंक के पास से, है ना। तो एंट्री क्या होगा बोलो, ए को अगर पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगा। अमाउंट बाद में बता दो, एंट्री बताओ। पैसा आने से क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, सही हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, बैंक वाला लेकिन पूरा पैसा नहीं देगा, है ना, कुछ डिस्काउंट काटेगा। जैसे यहाँ कमीशन कर रहा था, सेम कंसेप्ट होगा, लेकिन वहां लैंग्वेज कमीशन यूज करना है, यहाँ लैंग्वेज डिस्काउंट यूज करना है। एंट्री क्या होगा बोलो इसके बाद, इसी की तरह। हाँ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये देखो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा फिर, पैसा कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा डिस्काउंट की वजह से, जो मिल गया वो बैंक अकाउंट डेबिट। और चला क्या जाएगा अपने पास से, मतलब बैंक वाला जो ले रहा है वो हमारे पास से चला जाएगा। किसके बिहाफ में ये सब हो रहा है, हमारे पास क्या चला जाएगा हमारे पास से, बिल्स
मेरा आवाज नहीं आ रहा था ना? नहीं मैम अभी हाँ, आवाज नहीं आ रहा था, मुझे भी लगा, हम इतना बार पूछ रहे तब मुझे पता चला कि आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, इसलिए मुझे कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब नहीं तो कोई ना कोई तो आंसर दे ही देते हैं। अच्छा, ठीक है, देखो कुछ देर के लिए मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा देखो, ये हम जो बता रहे थे अनएक्सपायर्ड पीरियड, ठीक है। मेरा क्वेश्चन तुम लोगों ने सुना कि नहीं मुझे नहीं पता, मतलब आवाज आया कि नहीं, हम फिर से एक बार बताते हैं कि बैंक अपना डिस्काउंट चार्जेस कैसे काटता है। बोलते हैं कि आपने जितने दिन पहले डिस्काउंट करवा लिए ना, उतने दिन का हम लोग चार्जेस लेंगे, यानी अनएक्सपायर्ड पीरियड का। अब इस क्वेश्चन का अनएक्सपायर्ड पीरियड यहाँ से यहाँ है, वो कितना टाइम है ये बताओ। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं डिस्काउंट का अमाउंट, तो डिस्काउंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है? 10,000 पे 15% तो पूरे एक साल का लगेगा, लेकिन एक साल का डिस्काउंट चार्ज नहीं होगा। डिस्काउंट चार्ज हमेशा होता है उतने टाइम पीरियड के लिए जितना अनएक्सपायर्ड पीरियड होता है। अनएक्सपायर्ड पीरियड का मतलब जितने टाइम पहले हम लोगों ने, जितना बिफोर टाइम हम लोगों ने डिस्काउंट करवाया। तो डिस्काउंट करवाने 4 फेब को गए, पैसा मिलने वाला था 4 अप्रैल को, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड ये है। तो ये कितना है ये हम पूछ रहे हैं। मंथ में बताओ ना कितना टाइम है ये। अब तो आवाज आ रहा है ना मेरा? 2 मंथ है। हाँ, ये 2 मंथ्स है ना, ये देखो 4 फेब से लेके 4 अप्रैल 2 मंथ्स है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 2 मंथ्स का डिस्काउंट बैंक हमसे चार्ज करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 2/12। क्यों बाई 12 हुआ? देखो 10,000 पे जब हम लोग 15% लगा रहे हैं, तो ये निकल रहा है पूरे एक साल का इंटरेस्ट, ठीक है। जितना भी आ रहा है, जितना भी आएगा उसको डिवाइडेड बाई 12 करने से पर मंथ का आ जाएगा। सोच के देखो, जितना भी आ रहा है, ये अगर एक साल का है, अब हम अपने मन से नहीं बोल रहे एक साल का है, ये तो पर एनम है ना रेट, तो ये एक साल का है, तो इसमें डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो पर मंथ का आएगा। और मुझे 2 मंथ्स का निकालना है, तो इंटू 2 करेंगे, पर मंथ में इंटू 2 करेंगे। अगर 1 मंथ का इतना है तो 2 मंथ्स का कितना होगा, इस तरीके से कैलकुलेट होगा, ठीक है। हम फॉर्मूला लिखवा देते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझोगे तो फिर फॉर्मूला भी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। 10,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 6 कर लेते हैं, कितना हो गया 250। तो डिस्काउंट 250 होगा, तो बैंक कितना पैसा देगा हमें, बोलो कितना पैसा देगा? अगर 10,000, 9,000। हाँ 9,750 दे देगा, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब क्या ये 4 फेब को इनके बुक्स में कोई एंट्री होगा, मतलब बी के बुक्स में क्या कोई एंट्री होगा, सोच के बताओ। नहीं नहीं होगा, क्योंकि ये बैंक में गए, अपना जरूरत जो है इनका रिक्वायरमेंट इन्होंने किया, तो इसके साथ इनका कोई नहीं है, इनको तो अपना 4 अप्रैल को पैसा देना है। अब नेक्स्ट एंट्री आएगा 4 अप्रैल को, ठीक है। 4 अप्रैल को बी अपना पैसा देंगे, ठीक है। किसको देंगे, बैंक में पे करेंगे, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो बी कितना पैसा देगा, बी को कितना देना पड़ेगा, क्या बी कम ज्यादा कुछ देगा, या फिर उसको जितना देना है उतना ही देना पड़ेगा, ये बोलो। पूरा 10,000 देना पड़ेगा। पूरा ही 10,000 देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बी का थोड़ी ना कोई छूट है, बी को तो पूरा 10,000 ही मिलेगा। और पैसा किसके पास चला जाएगा, बैंक के पास चला जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। ए के पास नहीं जाएगा, ए इंस्ट्रक्शन दे देगा बी को कि पैसा बैंक में कर दो, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या 4 अप्रैल को ए के पास कोई एंट्री होगा, ए के बुक्स में कोई एंट्री होगा क्या, ए के पास और कोई पैसा आने वाला है? नहीं मैम। नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ए तो पहले ही पैसा ले चुका है, बिल्स बैंक के पास है, बी ने अपने टाइम पे बैंक को पे कर दिया। अब ए के बुक्स में क्या एंट्री होगा, ए के बुक्स में और कोई एंट्री होगा नहीं। ए ने बी को सामान बेचा, उसका पैसा ए को मिल गया, अब उसने डिस्काउंट करवाया तो उसको कम मिला, इसमें तो बी का कोई गलती नहीं है। उसने एग्री हुआ होगा वो बी के साथ, तभी ना उस पर बिल ड्रॉ हुआ है, अपने आप तो बी अपने ऊपर बिल ड्रॉ नहीं करवा लेगा जबरदस्ती का। तो इसीलिए ए के पास ये पैसा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लिखवा देते हैं कि अगर हमें डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना है तो कैसे करना होगा। तो ये क्या है, ये अमाउंट है, ठीक है, इनटू ये क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ
इंटरेस्ट बोल रहे हैं डिस्काउंट इनटू ये क्या है अनएक्सपायर्ड पीरियड और डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे। अगर रेट ऑफ डिस्काउंट पर एनम है तो, है ना, अगर मंथली है तो नहीं करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो, ये अगर पर एनम है तभी ना इसको डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। तो अनएक्सपायर्ड पीरियड भी किस में आएगा, ये 12 मंथ से अनएक्सपायर्ड पीरियड भी मंथ में कैलकुलेट करना, मंथ बाय मंथ ही होना चाहिए। अगर डेज करोगे तो डेज बाय डेज होना चाहिए नॉर्मली ये मंथ में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो है मंथ में हमारे हो जाते हैं। अच्छा, अब ये इलस्ट्रेशन 4 हो गया, देखो। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 5। इसमें क्या बोला है, देखो। On 1st Jan, A sold goods 10,000 to B and drew a bill on B at 3 months for the amount. B accepted the bill and returned it to A who अब देखो यहां तक सेम ही क्वेश्चन है, फिर बोल रहा है A मतलब ड्रॉयर who endorsed the bill 1 month after the acceptance in favor of a creditor C in settlement of his debt for rupees 10,200। मतलब देखो अब थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टीज लगेगा तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ पर ए है, ये रहा बी, और एक पार्टी और भी है सी, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो ए के पास क्या है, बिल्स रिसीवेबल है। क्यों, क्योंकि ए ने बिल्स ड्रॉ किया किसके ऊपर, बी के ऊपर, और बी के पास क्या है, बिल्स पेबल है। सी का भी छोड़ो, सी और ए में एक रिलेशन है, सी और ए में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, ये देखो, ए ने एंडोर्स किया है अपना बिल को, किसको, सी, जो उनका क्रेडिटर है। तो ए के तरफ से देखो तो सी कौन है, यहां पर लिखते हैं सी इज क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑफ ए, ठीक है। और ए इज डेटर फॉर सी, ठीक है। ये इनमें रिलेशन है। अच्छा, अब देखो ए ने बिल्स रिसीवेबल क्या कर दिया, एंडोर्स्ड कर दिया। एंडोर्स्ड करने का मतलब क्या होता है, ये बिल्स रिसीवेबल सी के पास चला जाएगा, ठीक है। अब एंडोर्समेंट कैसे होता है ना, पता है, एंडोर्समेंट ऐसे होता है कि बिल्स का जो डॉक्यूमेंट बना है ना, कभी कभी चाहो तो इस पे एक पेज को स्टेपल करके हम लोग नाम लिख सकते हैं कि हाँ ये मान लो बिल्स बना हुआ है, इसमें एक एक्स्ट्रा पेज हम लोग स्टेपल करके यहाँ पर सी का नाम लिख दिए कि भाई एंडोर्समेंट सी को करना है, ठीक है। मतलब हम लोग सी को देना चाहते हैं, ऐसे करके किया जाता है, प्रैक्टिकली बोल रहे हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, या फिर कभी कभी बिल्स के पीछे भी लिख देते हैं, बिल्स रिसीवेबल का जो डॉक्यूमेंट है उसके पीछे अगर प्लेस है तो वहां पर भी लिख सकते हैं इंडोर्स टू सी, ठीक है, प्रूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर देखो बिल्स रिसीवेबल इसके पास से हटके इसके पास आ जाएगा, ठीक है, इसके पास आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों में ट्रांजैक्शन कितने का हुआ है, ए और बी में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 10,000 का हुआ है, ठीक है। और ए और सी में जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो 10,200 का हुआ था। अब क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, ए हु एंडोर्स द बिल 1 मंथ आफ्टर द एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस किसने किया होगा, बी ने, क्योंकि बी के पास बिल्स पेबल है। जो बिल्स पेबल के लिए हाँ बोलता है उसे बोलता है एक्सेप्टेंस, मतलब बी के एक्सेप्टेंस के 1 मंथ बाद ए ने वो बिल ले जाके सी को एंडोर्स कर दिया, जो कि उनका क्रेडिटर था, और उसने अपना डेप्ट सेटल करवा लिया। यहाँ पर डेप्ट का मतलब क्या होता है, लोन, लोन सेटल करवा लिया, 10,200 का सेटलमेंट हो गया। तो मुझे बताओ कि सेटलमेंट हो गया, इसका मतलब 10,000 के बिल्स रिसीवेबल को 10,200 से सेटल कर लिया गया। तो यहां पर एक कंसेप्ट आता है, तुम लोग बोलो बचपन में, मतलब 11 में इसका एंट्री करते हो कि मान लो किसी को 10,200 रुपए देने हैं, 10,200, और 10,000 से सेटलमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब वो 200 हमें क्या दे रहे हैं, बोलो 200 क्या दे रहा है, सी, डिस्काउंट। तो सी के लिए क्या है, डिस्काउंट, नाम बोलो, ए के लिए कैसा डिस्काउंट है, तो वो और सी के, डिस्काउंट रिसीव्ड और सी के लिए डिस्काउंट अलाउड। हाँ, इसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड और इसके लिए डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। और बोल रहे द बिल इज ड्यूली ऑनर्ड एट मैच्योरिटी, बी बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने अपना 4 तारीख का पेमेंट कर दिया, ठीक है। पेमेंट अब किसके पास जाएगा, सी के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल किसके पास है, सी के पास, ए के पास तो है नहीं, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब ये जो मैंने यहाँ स्टोरी बनाया ना, इसी से जर्नल एंट्री हो जाएगा, ठीक है। ये अगर ध्यान से देखते हो तो जैसा जैसा हम लोगों ने किया वैसे करके ही जर्नल एंट्री बनेगा। अब देखो करते हैं फिर इलास्ट्रेशन 5।
ये सब रहने देते हैं। देखो हाँ, यहाँ पर किसके बुक्स में करेंगे हम लोग? तीनों के बुक्स में करते हैं, बोला भी है तीनों के बुक्स में करने के लिए, ए बी और सी। सबसे पहले तो ए ने अपना सेल किया होगा, देखो क्वेश्चन हमारा वही है, ठीक है, बस यहाँ पर सी वाला पॉइंट एडिशन हुआ है, तो तुम लोग अपना फटाफट लिख लो, हम भी लिख लेते हैं। बी को सेल किया गया, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। बी ने परचेज किया, परचेज टू ए 10,000। अच्छा, सी के साथ ए का एक सेटलमेंट बताया था, बट सी ने कब ए को 10,200 का कुछ सेल किया था वो सब हमें नहीं पता, हमें सिर्फ एंडोर्समेंट का एंट्री करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में बताता कि सी ने कब सेल किया था तो हम लोग सी के बुक्स में भी एंट्री कर सकते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है, हमें ऐसा नहीं बताया गया है, तो अभी सी के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा, बस एंडोर्समेंट टाइम पे हम लोग करेंगे। अच्छा, अब बिल्स ड्रॉ करेंगे, तो बिल्स रिसीवेबल टू बी, बिल्स ड्रॉ हो गया, बी ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने से इनका बीपी जनरेट हो जाएगा, तो ये हो गया देखो ए अकाउंट डेबिट टू बीपी 10,000। यहां पर भी कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, एक महीने बाद, ठीक है, 1 मंथ बाद ए ने अपना बिल सी को दे दिया, तो 1 मंथ बाद कौन सा डेट आएगा? 1 जनवरी के बाद 1 मंथ बाद 1 फेब का डेट आएगा। अब बोलो कि अगर बिल एंडोर्स हो रहा है तो कौन कौन से पर्सन के बुक्स में एंट्री होगा? ए बी सी तीनों में से किन के बुक्स में एंट्री होना चाहिए जब बिल्स एंडोर्स हो रहा है? सोचो ना, किसके बुक्स में एंट्री होना चाहिए जिनमें ट्रांजैक्शन हो रहा है? बोलो किन में हो रहा है? ए और सी। ए और सी, ये दोनों के बुक्स में होगा। बी का क्या इसमें कोई फंक्शन होगा? ये अपने अंदर एंडोर्समेंट कर रहे हैं, क्या उससे बी को कोई फर्क पड़ेगा? वो तो अपना 4 तारीख का पेमेंट करेगा, बी के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होना चाहिए। अब 1 मंथ बाद मतलब 1 पे, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, इसके पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा और इसका क्रेडिटर कैंसिल हो जाएगा। समझ के देखो, इनके बुक्स में सी क्रेडिटर दिख रहा होगा, जैसे ही इन्होंने पेमेंट कर दिया, अगर ये पैसा देते तो क्या एंट्री करते? क्रेडिटर, यानी सी, यहाँ पर क्रेडिटर का नाम है तो हम लोग नाम लिख लेंगे, सी टू कैश या बैंक। अब ये पैसा नहीं देके क्या कर रहे हैं? ये पैसा नहीं देके बिल्स दे रहे हैं, तो बोलो क्रेडिट यहाँ पर एंट्री क्या होना चाहिए? मैंने बता ही दिया, तुम लोग जस्ट मुझे बोलो, मैंने आधा से ज्यादा तो बता ही दिया। बोलो डेबिट कौन होगा? सी डेबिट होगा। सी डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा क्रेडिटर कैंसिल हो रहा है बिल्स के बदले, ठीक है। सी डेबिट होगा, कितने से होगा? मेरा क्रेडिटर जितने का था उतने से ही होगा, है ना, अगर फुल सेटलमेंट हो रहा है। क्रेडिटर कितने का था? बोलो, ए और सी में क्रेडिटर का रिलेशन जो था, ए ने अपने बुक्स में कितने, ए ने कभी परचेस किया होगा ना सी से, तो ये एंट्री किया होगा, परचेस टू सी, कितने से एंट्री किया होगा? बोलो 10,200, 10,200, तो 10,200 ही हमारा खत्म होगा। अब बात यह है कि 10,200 का सेटलमेंट 10,000 से हो जा रहा है, तो डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहां पर लिखेंगे 10,200। सी हमारे बुक से कैंसिल हो जा रहा है और हम लोग को मिल रहा है डिस्काउंट, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीप्ट, कितना? 200। और दे क्या रह रहे? जैसे देखो, अगर तुम लोग एंट्री करते हो, जैसे इस तरीके का तुम लोग जब एंट्री करते हो तो तुम लोग क्या लिखते हो? क्रेडिट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट टू कैश या बैंक लिखते हो। ये तुम लोग 11 में करते हो ना, एकदम स्टार्टिंग में जब जर्नल एंट्री सीखते हो। तो यहाँ पैसा नहीं दे रहा है, क्या दे रहे हैं? वो हमारे पास से चला जा रहा है। करंट एसेट में पैसा भी करंट एसेट है, डेटर भी करंट एसेट है, बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट है, तो दे क्या रहे हैं? सी को क्या दे रहे हैं? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, तो हमारे पास से क्या चला जाएगा? बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा। कितने का बिल्स रिसीवेबल जा रहा है? 10,000, तभी तो यहाँ पर 200 का डिस्काउंट मैच होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जैसे ये हो गया तो हमारे यहाँ पर बी के बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं होगा। अब हम लोग 1 फेब को सी के बुक्स में एंट्री करेंगे, ठीक है, 1 फेब को सी के बुक्स में एंट्री करेंगे। सी के पास क्या आया? बताओ, सी के पास क्या आ गया? बोलो, सी के पास क्या आया? इसके हाथ में नहीं दिख रहा है क्या ड्रॉ किया है मैंने? बोलो, सी के पास क्या आया? बिल्स रिसीवेबल।
बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। इसके पास देखो ना, वो दिखा तो रहा है मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल आ गया, कितने का? 10,000 का। और बुक से किसको हटाना है? क्योंकि बिल्स रिसीवेबल क्यों आया ये तो सोचो। ए को कुछ बेचा था और ए ने पैसा नहीं दिया, बिल्स दे दिया, बोला बी से पैसा कलेक्ट कर लेना, 4 तारीख को पैसा मिल जाएगा। वो लिखा हुआ रहता है, सी पढ़ लेगा, ठीक है, या फिर ए उसको इन्फॉर्म कर देगा। बिल्स रिसीवेबल आ गया, बदले में क्या चला गया? मतलब हर एक चीज तो गिव एंड टेक होता है ना, मतलब बोल सकते हैं ना कि कुछ आ रहा है तो कुछ जाएगा भी। तो बोलो क्या जा रहा है? इसके बुक से क्या हट जाएगा? ए हट जाएगा। ए हट जाएगा। ए कौन था? उसका डेटर था। डेटर को हटाओ, डेटर पैसा दे देता है तो डेटर को नहीं कैंसिल करते हो, तो यहाँ पर डेटर बिल्स दे रहा है, ठीक है, हम लोग मान रहे हैं, तो फिर डेटर को हटाएंगे ना। तो डेटर डेबिट होता है तो डेटर को क्रेडिट कर दो। कितने से? कितने से होगा यहाँ पर? कितना लिखना चाहिए? 10,200। 10,200 का डेटर था और हम लोगों ने, मतलब सी ने मान लिया 200 डिस्काउंट कर दिया है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, हो गया। अब क्या हो गया इनमें? एंडोर्समेंट का एंट्री कंप्लीट। अब क्या होगा? बी ने अपने जो 4 अप्रैल का डेट था उस दिन बी ने पेमेंट कर दिया। अब बोलो बी अगर पेमेंट करेगा तो किसको करेगा? सी को करेगा। अब क्या ए के बुक्स में 4 अप्रैल को कोई एंट्री होगा? बताओ। ये तो पूरा स्टोरी है। क्या ए के बुक्स में नहीं होगा? तो ए को हटाओ, ए का काम खत्म, ठीक है। अच्छा, बी पेमेंट कर रहा है तो बी के बुक्स में एंट्री हो जाएगा और पैसा किसको मिलेगा? सी को। सी को, तो सी के बुक्स में एंट्री होगा। ए के बुक्स में नो एंट्री। बी के बुक्स में क्या हो जाएगा? ये तो अपना बिल्स पेबल जो है खत्म कर देंगे। टू, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? बैंक, ये अपना पैसा दे रहे हैं। अच्छा, तो कितना पैसा देंगे ये बोलो, कितना पैसा देंगे? जितना इनको देना है, जितना इनका लाइबिलिटी है, 10,000, ठीक है। अच्छा, अब सी क्या एंट्री करेगा? 4 अप्रैल को सी के पास पैसा आ रहा है तो इनको क्या एंट्री करना है बोलो? पैसा आने से, बैंक हाँ बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। देखो डेटर इसका बिल्स रिसीवेबल बन गया। डेटर कौन था? ए था। ए ने बोला बिल्स ले लो, तो फिर अपने बुक से ए को डेटर से बिल्स रिसीवेबल बना दिया। तो अब कैंसिल कैसे करेंगे? बिल्स के अगेंस्ट में पैसा मिला, डेटर के अगेंस्ट में नहीं, मतलब नाम बदल गया ना, क्योंकि कंसेप्ट बदल गया। तो यहाँ पर टू बिल्स रिसीवेबल हो गया। एंडोर्समेंट होने से इस तरीके से हमें एंट्री करना पड़ता है। अच्छा, ये है हम लोग का 50, ये 6th नंबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो हम लोगों ने लेकिन चारों पॉइंट कवर कर लिए, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट होता है, बिल रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, डिस्काउंटेड विथ बैंक और एंडोर्स टू ए क्रेडिटर, पॉइंट हम लोगों ने तीनों ही कवर कर लिया। मेन चीज हम लोगों ने सीख लिया है कैसे करके एंट्री करना है। अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। जैसे देखो इसमें क्या बोला है, ए ओड बी 8,000, ही गेव ए बिल for the same on 1st August, payable after 4 months at the Bank of India, चांदनी चौक, दिल्ली। अच्छा, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ओट का मतलब होता है उधार, ठीक है। तो ए ने उधार लिया है किससे? बी से। ए ओड बी का मतलब है ए ने बी से उधार लिया था 8,000 रुपीज, और ही गेव ए बिल फॉर द सेम, उसके लिए ए को एक बिल दिया गया था 1st अगस्त को, ठीक है। पेबल आफ्टर 4 मंथ्स, 4 मंथ्स बाद पे करना है। कहां पर? बैंक ऑफ इंडिया में, चांदनी चौक, दिल्ली, चांदनी चौक में जो ब्रांच है वहां पर पे करना है। मतलब सीधा सा बात है, ए और बी में ट्रांजैक्शन हुआ है। ए ने क्या किया है? बी से पैसे उधार लिए। कितना? इन्होंने 8,000 रुपए इनसे लिया है, इसके बदले इन पे क्या हुआ है? बिल ड्रॉ हुआ है, ठीक है। ये देखो, ही गेव ए बिल, इनको एक बिल दिया गया है। तो अब देखो क्या बोल रहा है, इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल, बिल मिलने के बाद बी एंडोर्स इट टू सी इन पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट। अच्छा, तो जैसे ही बिल्स, जैसे ही आफ्टर रिसीविंग द बिल, बी ने क्या किया? वो एंडोर्स कर दिया सी को। बी ने अपना बिल्स एंडोर्स कर दिया सी को
इन पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट, मतलब बी और सी में एक ट्रांजैक्शन हुआ था, जैसे ए और बी में ट्रांजैक्शन हुआ है, बी और सी में भी ट्रांजैक्शन हुआ था। एंडोर्स इट टू सी इन पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट, मतलब बी ने सी से कुछ पैसा लिया होगा और पैसे देने के बदले उसने बिल्स दे दिया, ठीक है। ऑन 4th September सी एंडोर्स द बिल एट 12% per annum, sorry, C discounted the bill at 12% per annum. The bill is made on due date. Pass necessary journal entries. हम ये पूरे चीज को एक बार ड्रॉ करके बताते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, A और B में ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। B ने A को पैसा दिया है, कितना, 8,000, ठीक है। और उसके बदले बी जो है, बी ने बिल्स ड्रॉ किया, इसीलिए बी के पास आया बिल्स रिसीवेबल और ए के पास आया बिल्स पेबल। पैसा उधार लिया है, बाद में पेमेंट करेगा, तो इन्होंने बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया, इनके पास बिल्स पेबल आ गया, ठीक है। ये कब का बात है, ये 1 अगस्त का बात है, ठीक है। अब पे कब करना है, 4 मंथ्स बाद। अच्छा, कहाँ पे करना है, बैंक का नाम हम बता दिया, हमें तो नाम से कोई फर्क नहीं, हम लोग तो अपना एंट्री बैंक से करेंगे। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल, जैसे ही इनको बिल्स मिल गया, मतलब इनके पास ही रिटर्न होता है ना, बी एंडोर्स इट टू सी, बी ने बिल लिया और लेके सी को दे दिया, सी को दे दिया कि ये बिल आप ले लो, ठीक है। और बदले में मेरा जो डेप्ट है उसे सेटल कर दो, एंडोर्स इट टू सी इन पेमेंट ऑफ हिज डेप्ट ऑन 4th September। अब ये कितना डेप्ट है वो हमें नहीं बोला है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि इनमें भी जो ट्रांजैक्शन था वो 8,000 का ही रहा होगा, ठीक है। मतलब सी ने भी बी को 8,000 दिया होगा, क्योंकि यहाँ बताया नहीं है कि सी और बी में कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ था। तो बी ने बोला बिल्स रिसीवेबल रख लो। अब बिल्स रिसीवेबल किसके पास है, सी के पास, पेएबल लेकिन ए के पास ही है। सी चला गया डिस्काउंट करवाने के लिए बिल को, तो डिस्काउंट किसके पास हो सकता है, बैंक के पास, या फिर किसी अदर पर्सन के पास भी हो सकता है। जब पर्सन का नाम नहीं दिया है तो फिर बैंक के पास ही गया। सी चला गया बैंक के पास, बैंक को बोल रहा है कि ये बिल्स रिसीवेबल आप रख लो और मुझे पैसा दे दो, मुझे इमीडिएटली पैसे का जरूरत है, ठीक है। और बैंक ने कितना डिस्काउंट चार्ज किया, 12% पर एनम डिस्काउंट चार्ज कर लिया, ठीक है। द बिल इज मेड ऑन ड्यू डेट, इसका मतलब है कि ए जो है उन्होंने अपने टाइम पे बिल्स का पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट वो किसको करेंगे, बैंक वाले को करेंगे। हम लोगों को इस पे जर्नल एंट्री पास करना है, ए बी सी तीनों के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करना है। अच्छा, बिल्स जो ड्रॉ हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त को, ठीक है। और पे करना था 4 मंथ्स बाद, तो डेट कौन सा होगा, 4 मंथ्स बाद डेट कौन सा होगा ये बताओ, मतलब मैच्योरिटी डेट कौन सा आएगा, 3 days ग्रेस लगा के ही बता दो। बोलो, 4 मंथ्स मतलब कितना हो जाएगा, 1 अगस्त से 4th of December। 4 करेक्ट, 4 को इनको पेमेंट करना है। 4 जो है पेमेंट डेट होगा, ठीक है, पेमेंट डेट। अब इसके बीच में क्या हुआ, बी ने एंडोर्स कर दिया और 4 को इन्होंने 4 को ये बैंक के पास गए डिस्काउंट करवाने के लिए। अब ये डेट से हम लोग क्या पता कर पाएंगे कि बैंक कितना डिस्काउंट चार्ज काटेगा, तभी ना सी के बुक्स में एंट्री करेंगे। बोलो बैंक कितना डिस्काउंट चार्ज काटेगा, बिल्स है 8,000 का, ठीक है। और डिस्काउंट चार्जेस है 12% पर एनम, मतलब 12% पर एनम ये हो गया, ये पूरे साल का है, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमें 1 मंथ का पता चल जाएगा। अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना है ये बताओ। सी अगर वेट करते तो इन्हें 4 दिसंबर को पैसा मिलता, और ये चले गए 4 सितंबर को बैंक के पास डिस्काउंट करवाने, तो बैंक चेक करेगा अनएक्सपायर्ड पीरियड। बोलो इस पे अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना बन रहा है, अनएक्सपायर्ड पीरियड मतलब 3 क्या, months का। हाँ 3 मंथ्स का, सही हुआ। ये देखो अनएक्सपायर्ड पीरियड मतलब 1/8 को ड्रॉ हुआ, 4/12 को मिलने वाला था। डिस्काउंट कब हुआ, किसी ने भी करवाया हो, डिस्काउंट हुआ है 4 सितंबर को, तो ये एक्सपायर्ड और ये अनएक्सपायर्ड। यहां से यहां तक होता है 3 मंथ्स, ठीक है। तो बैंक हम लोग का 3 मंथ्स का डिस्काउंट काटेगा, मतलब सी के लिए, ठीक है। और बाकी पैसा सी को दे दिया जाएगा। अब हमें करना है एंट्री, तो स्टोरी समझ में आ गया, अब हम लोग एंट्री कर सकते हैं। देखो इसको हटा देते, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इलस्ट्रेशन 6। अच्छा, ए
बी, सी, तीनों के बुक्स में एंट्री होगा। सबसे पहला एंट्री होगा 1 अगस्त। बी ने जो है उधार दिया है ए को, तो बोलो उधार देने के बाद उधार दिया है और उसके बाद बोल रहा है कि बिल्स ड्रॉ हुआ है 1 अगस्त को, ठीक है। उधार का एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो बिल्स से भी एंट्री कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बोला है ओड मतलब कभी उधार दिया था, ठीक है, मतलब पहले, ठीक है, और उसके बदले बिल्स ही गेव ए बिल फॉर द सेम, उसी के लिए 1 अगस्त को बिल ड्रॉ हुआ है। तो हमारे पास डेट वाइज अगर देखें तो बिल्स का ही एंट्री है, तो बिल से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर चाहो तो उधार वाला एंट्री भी कर सकते हो। उधार वाला एंट्री क्या हो जाएगा, ए ने पैसा लिया है तो बैंक टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोन लेने से जैसे ये लिखेंगे लोन फ्रॉम बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लोन फ्रॉम बी। और बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा मैंने पैसा दिया है, तो ए अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे करके एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, हम डायरेक्ट बिल से एंट्री कर रहे हैं। तो देखो ए के ऊपर बी ने बिल्स ड्रॉ किया है, तो ए के ऊपर बी ने बिल्स ड्रॉ किया है, तो ए के पास बिल्स पेबल आएगा, तो ए क्या एंट्री करेगा, टू बीपी, बिल्स पेबल हमेशा लाइबिलिटी होता है। बी के पास बिल्स रिसीवेबल आएगा, तो बी क्या एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। देखो हम ऐसे करते हैं, आसानी से हो जाएगा। इसका बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा, इसका बिल्स पेबल क्रेडिट होगा। अब इनका क्रेडिट क्या होगा, इनका डेबिट क्या होगा। देखो जैसे ही बिल्स ड्रॉ होता है वैसे ही हम लोगों का डेटर जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, क्रेडिटर जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ए का क्रेडिटर कौन है, बी, तो बी का डेबिट कर दो। बी का जो है डेटर कौन है, ए, तो ए को क्रेडिट कर दो। अमाउंट कितने का है, 8,000, ठीक है। इस डेट को सी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। उसके बाद यहां पर यहां पर बोल रहा है इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल, जैसे ही इनके पास बिल आ गया, ये अपने बिल को दे दिए है सी को, ठीक है। तो जिस दिन बिल आया उसी दिन, तो बी और सी के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, ए के लिए तो इसमें कोई एंट्री नहीं होगा, तो बी अपना बिल उठा के सी को दे दे रहा है, तो एंट्री क्या होना चाहिए बोलो, बी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा। तो बी के लिए क्या आ रहा है क्या जा रहा है, बी का क्रेडिटर खत्म हो रहा है, बिल्स चला जा रहा है, तो बोलो एंट्री क्या होगा। सी तो क्रेडिटर है ना बी का, तो बोलो एंट्री क्या होगा। क्रेडिटर अकाउंट कैंसिल हो, डेबिट टू हाँ, सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 8,000, अमाउंट नहीं बोला है ना, तो फॉर सेम अमाउंट होगा, ठीक है। और सी क्या बोलेगा, सी को भी तो एंट्री करना पड़ेगा ना, वो अगर मतलब डेटर से कुछ एक ले रहा है, चाहे पैसा लो चाहे बिल्स लो, तो फिर एंट्री तो करना पड़ेगा, डेटर को भी हटाना पड़ेगा, तो सी क्या एंट्री करेंगे बोलो। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। सी बोल रहा है मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है, मैंने ड्रॉ किया था ना, उनके हाथ में बिल्स था, तो बिल्स रिसीवेबल आ गया, और अपने बुक से बी को एज अ डेटर जो रिकॉर्डेड था वो हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है। ये हो गया, ये 1 अगस्त का। और 4 सितंबर को सी चले गए बैंक के पास बिल को डिस्काउंट करवाने के लिए। तो 4 सितंबर का जो एंट्री है वो सिर्फ और सिर्फ सी के अकाउंट में ही होगा, क्योंकि वो सी जा रहा है, तो वो ना तो ए के बुक्स में कोई एंट्री होगा ना तो बी के बुक्स में। एंट्री क्या होगा, देखो जब भी डिस्काउंट करवाते हैं तो बैंक हमें कुछ ना कुछ पैसा तो देता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा मिलेगा। जो नहीं मिला वो एक्चुअली डिस्काउंट चार्जेस है बैंक की तरफ से, जिस जो कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। टू क्या हो जाएगा बोलो, पैसा आया, डिस्काउंट चार्जेस दिए, और चला क्या गया अपने पास से, बिल्स Bills receivable. बिल्स रिसीवेबल। कितने का, 8,000 का। और ये डिस्काउंट कितना हो रहा है यहाँ पर करके देख ले, ये यहाँ पर लिख लेते हैं, ये तो हट जाएगा ना, ये रहेगा नहीं, ये हट जाता है, इसमें इंक में नहीं रहेगा, चलो इसमें रहेगा, बोलो कितना हो रहा है, 12% डिवाइडेड बाई 4, 240 का डिस्काउंट है, तो पैसा कितना दिया बैंक ने, 8,000 के बदले 240 काट लिया, 7760 दिया, ठीक है, 7760 दे दिया, हो गया 4 सितंबर। अच्छा, अब इसके बाद बिल्स जो है वो ड्यू डेट पे मैच्योर हुआ है, मतलब बी ने अपना बात रखा और बी ने अपना पेमेंट, सॉरी बी नहीं, ए को पेमेंट करना है ना, ए कौन है, ए इस बार पेबल है, वो क्या हो रहा है, हर एक क्वेश्चन में ए जो है वो ड्रॉयर हो रहा है, इसलिए हम बोल दिए। तो नहीं, यहाँ पर ड्रॉयर कौन है, बी है, ठीक है, ड्रॉई कौन है, ए को पैसा देना है, तो ए अपना पैसा दे रहा है। जब देने का बात है 4 मंथ्स बाद, 4 दिसंबर डेट निकल के आया था, तो
ए जब अपना पेमेंट करेंगे तो बीपी टू बैंक हो जाएगा। कितना पेमेंट करेंगे? 8,000 हो गया। इस डेट पे ना तो बी के बुक्स में कोई, बी के बुक्स में क्या होगा, बी ने तो अपना सेटलमेंट सी के साथ कर लिया बिल्स को देके, तो बी के बुक्स में तो कोई एंट्री होगा नहीं, सी के बुक्स में भी नहीं होगा, क्योंकि सी तो बैंक में डिस्काउंट करवा लिया उस बिल्स को। अब सी के पास भी है नहीं, बिल किसके पास है? बैंक के पास है, ठीक है। तो ये पैसा सीधा सीधा बैंक के पास चला गया। मतलब देखो, बी ने पहले ए को बोला सी को दे दो, फिर सी जब एंडोर्स करवाया तो फिर उसने ए को इन्फॉर्म कर दिया पैसा अभी बैंक को दे देना है डायरेक्टली, तो बैंक को दे दिया ए, ठीक है। तो अभी हम लोग इन द बुक्स ऑफ बैंक तो नहीं कर रहे हैं, बैंक का अगर बुक्स बनाते तो वहां पर एंट्री दिखाते कि बैंक को पैसा मिला। नॉर्मली बैंक का बुक्स हमें नहीं बोला जाता है, तो यहाँ पर जो पार्टी है उसी का बुक्स होता है। तो यहाँ पर देखो ए ने क्या बोला कि हाँ मैंने अपना पेमेंट कर दिया। अच्छा, ये हो गया इलास्ट्रेशन 6। अब देखो इलास्ट्रेशन 7, इसमें क्या बोला है? ए ड्रॉ 3 months बिल फॉर 10,000 अपॉन बी, ठीक है। ए ने बिल ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ए के पास क्या है? ए के पास है बिल्स रिसीवेबल, कितने का? 10,000 का। और बिल्स पेबल किसके हाथ में है? बिल्स पेबल है बी के हाथ में, कितने का? 10,000 का। ये कौन है? बी। ये कौन है? ए, ठीक है। अच्छा, द बिल वॉज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी। अच्छा, बिल एंडोर्स कर दिया सी को। बोलो कौन एंडोर्स कर सकता है, ए या बी? बोलो तो कौन एंडोर्स कर सकता है? जिसके पास बिल्स रहेगा वही ना एंडोर्स करेगा। कौन एंडोर्स कर सकता है? ए। ए, है ना। ए ही तो एंडोर्स करेगा। बिल्स पेबल कभी एंडोर्स नहीं होता है। तुम्हारा पेबल हम क्यों करें? अगर मुझे तुमसे कुछ मिलने वाला था, तुम उसके बदले बिल दे रहे हो, तो हाँ ठीक है, अगर सी मानता है तो कर सकता है, ठीक है। तो ये देखो, एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी, मतलब ए के पास से बिल हटके किसके पास आ गया? सी के पास आ गया, वही 10,000 वाला, ठीक है। हु एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ डी। अच्छा, अब देखो, सी के पास से बिल हटके किसके पास आ गया? डी के पास, ठीक है। Who in turn endorsed in favor of A। अच्छा, अब देखो ये फिर से A को एंडोर्स कर दिया। अब क्यों कर रहा है ऐसा? देखो, A ने कभी ना कभी C से 10,000 का कुछ लिया होगा, पैसा देने के बदले बिल्स दे दिया। अब C ने D से कुछ लिया होगा 10,000 का, पैसा देने के बदले बिल्स थमा दिया। और D ने कभी A से कुछ लिया होगा तो पैसा देने के बदले बिल्स थमा दिया। मतलब यहां से बिल हटके फिर इनके हाथ में ही वही वाला बिल आ गया, ठीक है। फिर इनके हाथ में वही वाला बिल आ गया। ए टू डिस्चार्ज हिज, अब देखो इन फेवर ऑफ ए, क्यों दिया ए को? टू डिस्चार्ज हिज ओन एक्सेप्टेंस। ये बात समझो, टू डिस्चार्ज हिज ओन एक्सेप्टेंस का मतलब है डी का एक एक्सेप्टेंस था। एक्सेप्टेंस का मतलब डी का एक बिल्स पेबल था, ठीक है। किसने इसके ऊपर बिल्स ड्रॉ किया होगा? मतलब बिल्स ड्रॉ किया होगा तभी ना बिल्स पेबल होगा। एक्सेप्टेंस वाला लैंग्वेज बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रिलेट करता है, ठीक है। ए को इसने बिल्स रिसीवेबल दिया है टू डिस्चार्ज, मतलब खत्म करना है उसको, क्या? उसका एक्सेप्टेंस, उसको अपना बिल्स पेबल खत्म करना है। और बिल्स पेबल का पैसा देने के बदले उसने 10,000 का बिल्स रिसीवेबल दे दिया जो एंडोर्स होके आ रहा था, ठीक है। यहां पर देखो कैसा हुआ सिचुएशन। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, फिर ए ने वही बिल सी को दे दिया, सी ने वही बिल डी को दे दिया। एक्चुअली ए ने जो है बी के ऊपर तो बिल ड्रॉ किया ही था, इसका मतलब है ए ने एक और भी बिल कभी ड्रॉ किया होगा डी के ऊपर, ठीक है। और इसीलिए डी के पास ए के नाम का एक बिल्स पेबल है, तो डी बोल रहा है ए को कि हम पैसा देने के बदले आपको एक बिल्स रिसीवेबल दे देते हैं जो कि 10,000 का है, ठीक है। और मेरा एक्सेप्टेंस आपके साथ हम खत्म करते हैं। बस हमें यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इसका एंट्री क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डी ने जो बिल्स रिसीवेबल दिया, ये कौन सा वाला बिल्स रिसीवेबल है? ये जो एंडोर्स होते हुए डी ने अपना बिल्स रिसीवेबल जो ए को दिया, ये वो वाला है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में एक बिल्स का ट्रांजैक्शन हुआ था, तो ये वाला बिल्स रिसीवेबल कैंसिल होगा इस बिल्स रिसीवेबल को एक्सेप्ट करने के बिहाफ में। बात समझो, ये वाला बिल्स रिसीवेबल कैंसिल होगा, डी का बिल्स पेबल कैंसिल होगा और डी के नाम का बिल्स रिसीवेबल खत्म होगा ए के पास, ये बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट करने के वजह से, ठीक है। तो इनका बीपी खत्म, इनके पास एक बिल्स रिसीवेबल जा रहा है। ये अपना लाइबिलिटी कैसे खत्म कर रहे हैं?
बिल्स का लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं बिल्स एंडोर्स करके, ठीक है। तो डी क्या बोल रहे हैं, मेरा बीपी हम खत्म कर रहे हैं लेकिन हम पैसा नहीं दे रहे हैं। ए हम आपको बिल्स रिसीवेबल दे रहे हैं, ए बोल रहा है ठीक है दे दो, तो ए के पास वो बिल्स रिसीवेबल। अब ए थोड़ी ना बोलेगा ये मेरा वाला ही बिल्स रिसीवेबल, नहीं नहीं, ये इसका बिल्स रिसीवेबल कैसे होगा, क्योंकि इसने तो अपना सेटलमेंट सी के साथ करने के लिए सी को दे दिया था, तो फिर इसके पास ये बिल्स तो है नहीं, ये सी के पास चला गया और बदले में इसने अपना क्रेडिटर अकाउंट, मतलब जो सी वाला क्रेडिटर अकाउंट था उसको क्लोज करवा लिया। सी ने अपना डी के साथ जो क्रेडिटर अकाउंट है उसको क्लोज करवाने के लिए बिल्स दे दिया। अब डी ने वही बिल्स जब मतलब एंडोर्स किया, ए को बोला हम एक बिल्स दे रहे हैं बदले में आप मेरा बीपी को कैंसिल कर दो, तो ए बोला ठीक है, तो ये बिल उठा के इसको दे दिया और बदले में इसका बिल्स पेबल कैंसिल हो गया। तो ये बिल्स पेबल जब कैंसिल हो रहा है तो डी के नाम का ऑब्वियसली बिल्स के अगेंस्ट में ही हो रहा है, तो डी के पास अगर ए के नाम का बिल्स पेबल है तो ए के पास डी के नाम का बिल्स रिसीवेबल होगा, तो वो बिल्स रिसीवेबल कैंसिल होगा। ठीक है, ज्यादा नहीं बोल रहे नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अब हम एंट्री करके दिखाते हैं तो समझ में आएगा, और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो हम फिर से बताएंगे, ठीक है। अभी एक बार जो भी बोला है एक बार दिमाग में रख के हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर तुम लोगों से पूछ लेंगे ना एंट्री, तो तुम लोग बता सकते हो, बताओगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करके हो रहा है। इलस्ट्रेशन 7 देखो, कितने सारे पार्टी हो गए, ए बी सी डी, सभी के बुक्स में एंट्री करना है, बी सी और डी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या एंट्री होगा, पहले बोल रहा है ए ने बिल्स ड्रॉ किया है 10,000 का बी के ऊपर, ठीक है, तो पहले ए बिल्स ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ ना क्वेश्चन में कोई डेट नहीं है तो डेट नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए के पास एक बिल्स रिसीवेबल है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, ठीक है। अच्छा, कितने का, ये देखो यहां से दिख रहा है पूरा क्वेश्चन ही हमें यहां से पता चल जाएगा। 10,000 का बिल ड्रॉ किया तो बी ने बिल्स को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उसके बदले मतलब वो नहीं जब तक होता एक्टिविटी तो फिर तो बिल तो वैलिड ही नहीं होगा ना। तो जैसे इसने ड्रॉ किया इसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने से ये अपने बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, पहले इन दोनों में ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। तब इन दोनों में तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगा, वो तो बुक्स अप मतलब इन द बुक्स अप लिखना पड़ता है स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने लिख दिया, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ देखो, ए अपना बिल एंडोर्स कर दिया किसको, सी को, तो क्या एंट्री होगा बताओ, तुम लोग बताओ। ए जब अपना बिल एंडोर्स कर रहा है, ए के पास से बिल्स चला गया और वो बिल सी के पास आ जाएगा, तो बोलो ए क्या एंट्री करेगा, सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। हाँ, सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बोलेगा मेरे पास से 10,000 का बिल्स रिसीवेबल चला गया, ठीक है, और किसके पास गया, सी के पास, क्यों दिया मैंने, सी मेरा क्रेडिटर रहा होगा तो मेरा क्रेडिटर मैंने हटा दिया, ठीक है। अब बोलो क्या बी के बुक्स में इसके लिए कोई एंट्री होगा, नहीं, क्योंकि बी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। सी के बुक्स में होगा, सी क्या एंट्री करेगा, सी बोलेगा मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आ गया, ये क्रॉस वाले पे मत जाओ, वो तो बाद में मैंने किया था। सी बोल रहा है मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आ गया, चलो हम फिर से यहाँ पर दिखा दे रहे, इस हाथ में दिखा दे रहे, सी बोल रहा है मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आ गया, तो क्या एंट्री होगा, बिल्स रिसीवेबल तो एसेट है, बताओ। बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू क्या हो जाएगा, रिसीवेबल टू ए, टू ए, सही हुआ है, बिल्स रिसीवेबल टू ए हो गया, ठीक है। मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आ गया और ए डेटर को मैंने हटा दिया, अच्छा ठीक है। चलो डी का तो यहाँ पर कोई फंक्शन है नहीं, अभी डी का कोई एंट्री नहीं होगा। अब सी अपना बिल्स लिया और वो डी को दे दिया, ठीक है। अब डी को हम फ्रेशली यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, सी ने अपना बिल्स लिया और डी को दे दिया, ये डी के पास आ गया बिल्स रिसीवेबल सी के पास से, तो बोलो क्या एंट्री होगा, किसके बुक्स में होगा, सी और डी के बुक्स में, ए के बुक्स में नहीं होगा, बी के बुक्स में नहीं होगा, ये दोनों के बुक्स में होगा। ये देखो मेरा ये इधर ये सी का कॉलम है, इधर ये डी का कॉलम है, ठीक है। तो बोलो सी क्या एंट्री करेगा, सी के पास से तो बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, इसके पास डेबिट था चला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलो। एसेट चला जा रहा है तो क्या होगा बोलो, क्रेडिट, और डेबिट किसको करेगा, क्यों क्यों दे रहा है, ऑब्वियसली डी से है, बोलो डेबिट है, डी डी अकाउंट डेबिट, डी को डेबिट करेगा,
क्यों? देखो डी को वो कैंसिल आउट कर रहा है अपना बिल्स देके। अब डी क्या एंट्री करेगा बोलो? डी के पास आ गया बिल्स रिसीवर, बोलो डी क्या एंट्री करेगा? डी का बुक्स को ना हम थोड़ा सा साइड में करते हैं, ये इसके साथ हो गया। बताओ तुम लोग तब तक बताओ डी का क्या एंट्री होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी। हाँ बिल्स रिसीवेबल, इसके पास बिल्स रिसीवेबल आ गया तो ये बोलेगा मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आया, और बदले में मैंने क्या किया? सी का लाइबिलिटी खत्म कर दिया। तो डेटर लाइबिलिटी नहीं, सॉरी, सी का जो रिसीवेबल था वो खत्म कर दिया, मतलब सी मेरे बुक्स में डेटर था वो क्रेडिटर हो गया, सॉरी मतलब डेटर था क्रेडिटर हो गया बोल रहे, गलती से डेटर था वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सी का फंक्शन खत्म, ठीक है। ए का फंक्शन भी अगर देखें अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं हुआ है, बिकॉज ए डी ने अब क्या किया? डी ने वो एंडोर्स कर दिया बिल्स को ले जाके ए को, ठीक है। डी ने ये बिल्स रिसीवेबल ए को दे दिया, ठीक है। अब ए के पास वही बिल्स रिसीवेबल आ गया, ठीक है, 10,000 वाला। लेकिन आ तो रहा है, तो डेबिट किसे करेंगे वो तो पता चल रहा है, ए के बुक्स में एंट्री होगा और डी के बुक्स में एंट्री होगा। बात समझो, ए के बुक्स में और डी के बुक्स में एंट्री होगा, तो ए क्या डेबिट करेगा? बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिल्स आने पे सभी तो बिल्स को डेबिट करते हैं, तो ये भी डेबिट करेगा। और डी बिल्स को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा, क्योंकि उसके पास से बिल्स जा रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट करेगा, यानी ये रहा डी का कॉलम। यहां पर लिखते हैं टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब ये जो अपना बिल्स रिसीवेबल दे रहा है, इसके बदले ये क्या कैंसिल करवा रहा है? अपना बीपी, ठीक है। डी अपना बीपी कैंसिल करवा रहा है बिल्स रिसीवेबल के बदले। तो मुझे ये चीज बताओ कि ये डेबिट किसको करेगा? जैसे कोई क्रेडिटर को कैंसिल करवाता है तो क्रेडिटर को डेबिट करता है, तो ये डी क्रेडिट तो बिल्स रिसीवेबल को करेगा क्योंकि वो अपना बिल एंडोर्स कर रहा है। डेबिट किसको करेगा? थोड़ा सा सोच के बताओ। मैंने पॉइंट बोला भी कि वो अपना बिल्स पेबल कैंसिल करवा रहा है बदले में, क्योंकि वो ए का डायरेक्ट क्रेडिटर नहीं था, ए ने उसके ऊपर बिल्स ड्रॉ किया था फ्यूचर मतलब पास्ट में कभी, तो इसीलिए वो बिल्स पेबल बन चुका था। तो ये बिल्स रिसीवेबल देके बिल्स पेबल को कैंसिल करवा रहा है। ये लैंग्वेज हमें बोल रहा है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब बिल्स का बात हो रहा है। तो बोलो डेबिट किसको करेगा? हम डी का बात कर रहे हैं। इसके पास एक बिल्स पेबल भी तो है ना। बोलो डेबिट, ये बोल रहा है इसको कैंसिल कर दो, तो फिर डेबिट किसको करेगा? बिल्स पेबल क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो डेबिट किसको करेगा बोलो? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल को डेबिट करेगा, ठीक है, बिल्स पेबल को डेबिट करेगा। नॉर्मली देखो जब भी एंडोर्समेंट हो रहा है तो हमारा क्रेडिटर कैंसिल हो रहा है। अब अगर क्रेडिटर क्रेडिटर नहीं है, वो बीपी में ट्रांसफर हो गया है, तो बीपी कैंसिल होगा, ठीक है। ये देखो अपना बीपी कैंसिल कर दिया बिल्स रिसीवेबल देके। अच्छा, अब ए के पास तो डी के नाम का भी एक बिल्स रिसीवेबल है, तो ए ने एक बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट किया जो कि 10,000 का है, जो इसके लिए नया है। ये न्यू बिल्स रिसीवेबल है, ये कोई पुराना नहीं है। मतलब ये एंडोर्स होते हुए आया तो क्या हुआ? इसने तो अपना ओनरशिप छोड़ दिया था ना, तो ये एंडोर्स होते हुए आया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये पुराना वाला बिल है, ये नया वाला ही बिल है। इसके पास एक नया बिल आया डी के थ्रू से, बिल्स रिसीवेबल डेबिट कर लिया इसने, ठीक है। और बदले में ये क्या कैंसिल करेगा? डी के साथ इसका जो ट्रांजैक्शन हुआ था वही कैंसिल करेगा। तो अगर उसको डी से पैसा मिल जाता तो वो क्या एंट्री करता? बैंक टू बिल्स रिसीवेबल। देखो अगर ये पैसे का बात होता तो डी क्या बोलता? बीपी टू बैंक या कैश, ठीक है। अपना एक्सेप्टेंस कैंसिल करने का एक ही तरीका है। अब डी क्या बोल रहा है? हम ना पैसा नहीं देंगे, ठीक है, हम अपना बीपी कैंसिल करवा रहे हैं, हम पैसा नहीं देंगे, हम बिल्स देंगे। मेरे पास एक बिल्स है सेम अमाउंट का, हम वो दे देंगे। ए बोल रहा है ठीक है दे दो, तो ए बोल रहा है ठीक है मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आ गया। और ए को क्या बोलेगा डी? तो अपने बुक से मुझे कैंसिल करो। तो डी के बुक्स में ए मतलब ए के बुक्स में डी कैसे दिख रहा है? एज ए बिल्स रिसीवेबल। तो मुझे बोलो यहाँ पर क्रेडिट क्या करना चाहिए? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल को ही क्रेडिट करना है। ये कौन सा होगा? ये ओल्ड वाला, ठीक है। ए और डी के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसमें जो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ हुआ था वो कैंसिल हो गया, बदले में बिल्स लेके, ठीक है, बदले में बिल्स लेके कैंसिल हुआ। ये ट्रांजैक्शन इस तरीके से होगा, ठीक है। ये देखो हम एक बार तुम लोग को ये ए डी वाला कंसेप्ट बताते हैं। देखो जब ए और डी में ट्रांजैक्शन हुआ था ना, जो यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन हम लोग ऐसा तो सोच सकते हैं ना, ए ने जरूर कुछ सेल किया होगा तो ऐसा एंट्री किया होगा डी डेबिट टू सेल। ये कभी हुआ होगा, डी ने बोला होगा परचेज टू ए, ये कभी एक बार हुआ होगा। अच्छा, अब
बिल्स ड्रॉ किया होगा ए ने, बिल्स टू डी, ठीक है, और डी ने बिल्स एक्सेप्ट किया होगा, तो ए टू बीपी ऐसे कभी हुआ होगा। अब ए के पास एक घूम फिर के एंडोर्समेंट के थ्रू से एक बिल्स आ गया, ए डी जो है वो ए को बोल रहा है हम अपना एक्सेप्टेंस कैंसिल करना चाहते हैं, ए बोल रहा है करो, कैंसिल करेगा तो वो बीपी को डेबिट करेगा, ठीक है, और जैसे ये अपना एक्सेप्टेंस कैंसिल करेगा तो ए को अपने बुक से बिल्स रिसीवेबल को हटाना पड़ेगा डी के नाम का। अब ए पूछ रहा है दो पैसा दो, डी बोल रहा है पैसा नहीं देंगे बिल्स रिसीवेबल देंगे, क्या लेना है, ए बोल रहा है हाँ लेना है, तो ठीक है, ए डी बोल रहा है मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स होके आया वो हम आपको दे देते हैं, तो एंडोर्समेंट का एंट्री तो हम लोगों ने किया ही है, हम ये वाला लॉजिक बता रहे हैं, तो फिर डी बोलेगा मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल आया है तो उसका एंट्री डी ने किया होगा जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है, बिल्स रिसीवेबल टू सी, तो हम वही वाला आपको दे देते हैं, ठीक है, तो ये बीपी टू बिल्स रिसीवेबल जो एंट्री यहाँ पर हुआ। और ये क्या बोलेगा, ए बोलेगा पुराना बिल हम क्या कर रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, बदले में मुझे क्या मिल रहा है एक नया बिल, बिल के बदले बिल कैंसिल हो रहा है, ठीक है, बिल के बदले बिल कैंसिल हो रहा है, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से होगा, ठीक है, थोड़ा सा अगर समझ के करेंगे लैंग्वेज को तो उतना भी कुछ मुश्किल नहीं है, कर पाएंगे हम लोग। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, A drew 3 months bill for 10,000 upon B, वैसा ही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। This bill was endorsed in favor of C, ये बिल C को एंडोर्स हुआ, who endorsed in favor of D, who in turn endorsed in favor of B to discharge his own acceptance। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है बट इस बार एक्सेप्टेंस डिस्चार्ज कौन कर रहा है, बी कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग एंट्री करके देखते हैं, देखो कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 8, ए बी सी डी, ठीक है, अब देखो ए ड्रू 3 months बिल फॉर 10,000 अपॉन बी, तो इसका एंट्री क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, बी के ऊपर बिल ड्रॉ हुआ तो बी बीपी एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या लिखेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है, सी और डी के बुक्स में अभी कोई एंट्री नहीं होगा, ए ने बी के ऊपर बिल्स ड्रॉ किया, बी ने वो एक्सेप्ट कर लिया, इसका एंट्री किया, दिस बिल वाज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी, अब एंडोर्स कौन कर सकता है, जिसके पास बिल्स रिसीवेबल है, सेम है इसीलिए इस पे ज्यादा रिपीट नहीं कर रहे, ए अपना बिल सी को एंडोर्स कर रहा है तो सी रिसीव करेगा उस बिल को, डेबिट द रिसीवर ऐसे भी मान सकते हो, या फिर सी क्रेडिटर था उसे कैंसिल कर रहे हैं ऐसे भी सोच सकते हैं, सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, सी के बुक्स में एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, बिल्स रिसीवेबल मिला सी को और उसके बदले में उसने ए को कैंसिल आउट किया अपने बुक से, ठीक है, यहां तक हो गया। हु एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ डी, हु मतलब सी, क्योंकि अब जिसके पास बिल्स है वही तो एंडोर्स कर सकता है, बात समझो, कौन एंडोर्स कर सकता है, बिल्स रिसीवेबल जिसके पास होता है, पहले ए के पास था अभी वो सी के पास है, तो एंडोर्स करने का राइट्स तो सिर्फ सी के पास ही बचता है, तो सी ने वो बिल को ले जाके एंडोर्स कर दिया है किसको, डी को, तो क्या एंट्री होगा, तो यहाँ कोई एंट्री नहीं होगा, यहाँ भी कोई एंट्री नहीं होगा, सी ने बिल्स डी को दे दिया तो क्या एंट्री होगा, डी अकाउंट डेबिट, डी उसे रिसीव कर रहा है और सी के पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा, कितना हो गया 10,000, ठीक है, तो डी क्या एंट्री करेगा, डी बोलेगा मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आ गया, एक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी, अब सी से ले रहा है तो सी के साथ पहले कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा उसी के बदले ही ना ले रहा है, तो फिर सी को मतलब जो सी एज अ डेटर था, बिल्स रिसीवेबल मिलने का मतलब क्या है, पैसा मिल रहा है सी से, मतलब पैसा मतलब क्या, एसेट मिल रहा है तो पैसे की जगह बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है, तो सी को कैंसिल कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं, इन फेवर ऑफ डी, हु इन टर्न एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ बी, ठीक है, अब डी ने ये एंडोर्स कर दिया है बी को, चलो डी ने एंडोर्स कर दिया है बी को, लेकिन उसके बाद कुछ लैंग्वेज है वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन डी जब बिल्स एंडोर्स करेगा
बी को, तो उसके पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा। पहला बात ये तो फिक्स्ड है, कितने का, 10,000 का, और ये बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा बी के पास। तो हम लोग उसे क्या लिख सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल डेबिट। लेकिन यहां पर कुछ और बोल रखा है, यहां पर बोला है who endorsed in favor of B to discharge his own acceptance, मतलब D का एक एक्सेप्टेंस था B के साथ, ठीक है, वो एक्सेप्टेंस को कैंसिल करने के लिए, मतलब बीपी कैंसिल करने के लिए वो बिल्स को एंडोर्स कर रहा है। तो इनका क्या कैंसिल हो जाएगा, बीपी, ठीक है, डी का ओन एक्सेप्टेंस मतलब डी का बीपी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या एंडोर्स करके, बिल्स एंडोर्स करके। एंडोर्स किसको कर रहा है, बी को कर रहा है, ठीक है। तो बी के बुक्स में क्या एंट्री होगा, बी के बुक्स में क्या एंट्री होना चाहिए, देखो तो इसका मतलब बी और डी के बीच में एक बिल्स का जो है ट्रांजैक्शन हुआ होगा। तो अब बी के बुक्स में क्या एंट्री होना चाहिए, यहाँ पर बी का हो जाएगा, ये देखो एक मिनट, बिल्स पेबल, हाँ, इसका क्या होगा, इसका बिल्स रिसीवेबल ये कैंसिल करेगा, ठीक है। ये इसके पास एक बिल्स रिसीवेबल आएगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। बिल्स, बी के पास बिल्स रिसीवेबल आएगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये वाला आ गया। और बदले में पुराना वाला बिल्स रिसीवेबल जो उसने डी के ऊपर ड्रॉ किया था वो कैंसिल कर रहा है, ठीक है। तो ये न्यू वाला हो जाएगा और ये ओल्ड वाला हो गया। बात एक ही है, बस यहाँ पर पार्टी जो है अलग हो गया। सेम यही चीज हम लोगों ने ए के लिए किया था, ये वाला हम लोग का यहाँ पर बी के लिए एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। ये बी के लिए एप्लीकेबल हो गया, सेम ही है, क्वेश्चन लगभग सेम है, इसमें कुछ अलग था ही नहीं, ठीक है। तो एक मिनट यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा गलत हो गया, ये देखो, हु इन टर्न एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ बी टू डिस्चार्ज हिज ओन एक्सेप्टेंस। अच्छा, यहाँ पर किसका बोला है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। ए ड्रू 3 months बिल फॉर 10,000 अपॉन बी, दिस बिल वाज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी, सी के फेवर में एंडोर्स कर दिया गया। हु एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ डी, हु इन टर्न एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ बी टू डिस्चार्ज हिज ओन एक्सेप्टेंस। अच्छा, एक सेकेंड, हम लोग ना एक बार ड्रॉ करते हैं, देखो क्या बता रहे हैं। ये ए, ये हो गया बी, सी और डी, ठीक है। ए बी सी और डी, पहले बिल्स किसके पास था, ए के पास था, ठीक है। अब ये ए के पास से चला गया है बी के पास, ए के पास से चला गया है, सॉरी, ए के पास बिल्स पेबल था, ए के पास से बिल्स रिसीवेबल चला जा रहा है। यहाँ पर द बिल वाज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है शायद, हम देख लेते हैं। ए ने बिल जो है सी को एंडोर्स कर दिया। हु एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ डी, ये डी को दे दिया गया, ठीक है, यहाँ तक हम लोग का एंट्री सही है, ये डी को दे दिया गया। उसके बाद डी ने क्या किया, हु इन टर्न एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ बी, ये ले जाके बी को दे दिया। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखो बी यहाँ पर, प्रॉब्लम नहीं मतलब यहाँ पर कंसेप्ट अलग है। बी यहाँ पर कौन है, बी यहाँ पर पेयर है, एक्चुअली बीपी तो बी के पास है ना। अब यहाँ पर ये तो हमें देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर डी ने क्या किया, डी ने बिल्स रिसीवेबल उठा के बी को दे दिया, जिसका बिल्स पेबल भी बी के पास है, मतलब बी के पास ऐसा बिल आ गया जिसका रिसीवेबल भी उसके पास है, पेबल भी उसके पास है। मतलब इस बिल्स पे नाम किसका लिखा हुआ है, पे करना पड़ेगा बी को। अभी इतने सारे इंडोर्समेंट में बी को किसको पेमेंट करना था, पहले बी को ए को पेमेंट करना था। ए बोला आप सी को कर देना, अब सी बोल रहा है डी को कर देना। अब डी वही बिल्स रिसीवेबल ले जाके बी को दे दिया। यहां पर ये समझने वाला बात है, ये थोड़ा सा गलत हुआ है, लास्ट वाला एंट्री, ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। देखो यहाँ पर क्या हुआ, बी के पास क्या आया पता है, बी के पास एक बिल्स पेबल है ही, ठीक है, जिसका पैसा 10,000 उसे देना है। किसको देना है, एंड ट्रांजैक्शन के हिसाब से डी को देना था। डी ने वो बिल्स ले जाके बी को एंडोर्स कर दिया, ठीक है, बी को एंडोर्स कर दिया, बोल रहा है ये बिल्स रिसीवेबल रख लो। तो अब बी किसको पैसा देने जाएगा, मुझे ये बताओ, क्या बी अब किसी को पैसा देने जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है, थोड़ा सा अलग है कि बी को अब किसी को पैसा देना है या फिर वो अपना सेटलमेंट खुद के साथ ही कर रहा है कि मेरे पास जो बीपी है उसका बीआर भी मेरे ही पास है, मतलब मुझे खुद ही खुद को पैसा देना है, बेसिकली नहीं देना पड़ेगा। बोलो बी को क्या किसी को और पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम फिर से दिखा रहे हैं, नहीं समझ में आया तो
यहाँ पर हम फिर से दिखा रहे हैं, देखो अगर नहीं समझ में आए यहाँ पर दिखाते हैं। देखो ये ए है, ठीक है, यहाँ पर बी, सी, डी, ठीक है। ए ने क्या किया है, एक बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया है, क्वेश्चन बोला है, देखो ए ड्रॉ 3 months बिल 10,000 अपॉन बी, ठीक है। तो बी के पास क्या है, बी के पास बिल्स पेबल है, कितने का, 10,000, 10,000, ठीक है। ये देखो अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, दिस बिल वॉज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी, सी को एंडोर्स कर दिया गया। तो एंडोर्स कौन कर सकता है, जिसके पास बिल्स रिसीवेबल होता है वही एंडोर्स कर सकता है। तो ए ने अपना बिल लिया और सी को दे दिया 10,000 वाला बिल, ठीक है। इसका एंट्री हम लोगों ने क्या किया, सी के पास आया बिल्स रिसीवेबल, सी ने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया टू ए, और जो ए है इसके पास से बिल्स रिसीवेबल चला गया, उसने किया सी टू बी आर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब बी को सी को करना था। अब इसके बाद भी क्या हुआ, हु एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ डी, सी ने क्या कर दिया, इसको डी को एंडोर्स कर दिया। तो डी के पास क्या आ गया, बिल्स रिसीवेबल 10,000 वाला, ठीक है। अब ये पैसा किसको पेमेंट करना है, अब बी को पेमेंट करना है डी को, कंसेप्ट के हिसाब से। अब ये एंडोर्समेंट का एंट्री हम लोगों ने किया, डी टू बी आर, बी आर टू सी, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब पेमेंट किसको करना है, बी को डी को करना है, लेकिन डी ने क्या किया, डी ने ये एंडोर्स कर दिया बी को, डी बोल रहा है ये वाला हम बी को दे देंगे, ठीक है। अब क्यों दिया होगा, कोई ऐसे ही तो किसी को बिल्स रिसीवेबल नहीं देगा, क्यों दिया है, टू डिस्चार्ज हिज ओन एक्सेप्टेंस। मतलब डी का एक क्या था, डी का एक बीपी भी था, किसके साथ, ए बी के साथ कनेक्टेड, ठीक है। मतलब बी ने डी के ऊपर एक बिल्स ड्रॉ किया था, मतलब बी के पास एक बिल्स रिसीवेबल था किसके नाम का, डी के नाम का, और डी के पास एक बिल्स पेबल था किसके नाम का, बी के नाम का। तो डी ने क्या किया, डी ने बोला सुनो बी, हम तुम्हें एक बिल्स दे देते हैं, ठीक है, और तुम मेरा बिल्स पेबल डिस्चार्ज कर देना। तो बी बोला ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी ने क्या, डी क्या एंट्री करेगा, डी बोलेगा मेरा बीपी कैंसिल, बदले में मेरा बीआर जा रहा है, तो बीपी लाइबिलिटी। तो देखो क्या हुआ, बीपी टू बीआर, ये सही हुआ है, यहां पर गलत है, वही हम बता रहे, बीपी टू बीआर, इसका बिल्स पेबल कैंसिल हो गया बिल्स रिसीवेबल के ट्रांसफर करने पे, यानी कि एंडोर्स करने पे। और बी का क्या हुआ, बी का क्या कैंसिल हुआ और बी के पास क्या आया, ये मुझे बताओ। बी का क्या कैंसिल हुआ, बी के पास क्या आया, बी का क्या कैंसिल हुआ, बोलो। ये एंट्री गलत हुआ है, हम इतना बोल सकते हैं, बी का क्या कैंसिल हुआ और बी के पास क्या आया, ये बताओ। ये वही वाला बिल्स है, देखो ये बिल्स पेबल, देखो ये बिल्स पेबल उसके उसका लाइबिलिटी डी के ऊपर था, तो डी ने क्या किया, डी ने डी को पेमेंट करना था, बदले में इन दोनों के अंदर 10,000 का जो है पेबल अमाउंट था। मतलब देखो कि बी का जो बैलेंस शीट था ना, उसमें डी जो है क्रेडिटर साइड में भी दिख रहा है, डी जो है वो एसेट साइड में भी दिख रहा है, ठीक है। क्यों, देखो ये देखो डी से पैसा मिलेगा, एक्चुअली बिल्स रिसीवेबल डी के नाम का है, और इधर बिल्स पेबल जो है वो डी को अभी पेमेंट करना है ना, बैलेंस शीट में ये दिख रहा है। और डी के बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, डी के बैलेंस शीट में ये दिख रहा है कि डी के पास क्या है, डी को बी को देना है, ठीक है। ये देखो बिल्स पेबल जो है वो, इसके पास एक बिल्स पेबल है किसके नाम का, बी के नाम का। मतलब ये जो डी है उसको बी को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या दे रहा है, उसके पास एक बिल्स रिसीवेबल है, वो उस बिल्स रिसीवेबल को दे दे रहा है, ठीक है, बात इतना है। तो अब मुझे एंट्री ये बताओ कि बी का क्या हुआ, देखो डी का तो समझ में आ रहा है, डी ने अपना लाइबिलिटी कैंसिल कर दिया एक बिल्स को एंडोर्स करके, ठीक है। तो बी क्या एंट्री करेगा, बी का लाइबिलिटी कैंसिल हुआ कि नहीं, मुझे ये बताओ, और बी का डेटर कैंसिल हुआ कि नहीं, जो डेटर बिल्स रिसीवेबल बन गया था। बात समझो, ये देखो बी के पास एक बिल्स रिसीवेबल है एक बिल्स पेबल है, ठीक है। तो जब डी उसे बिल्स रिसीवेबल दे रहा है, अगर हम लोग इसे बिल्स रिसीवेबल डेबिट करते हैं तो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, उसको बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है, मान रहे हैं, लेकिन उसके बदले उसका ये बीपी भी तो कैंसिल हो रहा है, क्योंकि वो सेम बिल्स रिसीवेबल हो गया ना जो एंडोर्स होते हुए इसके पास आ गया। तो इसका मतलब यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बी का लाइबिलिटी खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि बी को जो पेमेंट डी को करना था, बिल एंडोर्स हुआ, तो सी ने लास्ट इंफॉर्मेशन दिया ना, इसका पेमेंट डी को कर दो, अब डी को करना नहीं है,
तो बीपी का पेमेंट कैंसिल हो गया। बीपी का पेमेंट इसको करना पड़ता, बीपी टू कैश या बैंक, किसको करना पड़ता, डी को। अब डी को नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसका बीपी कैंसिल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको डी से पैसा मिलने वाला था, जिसके बदले डी ने उसको एक बिल्स रिसीवेबल दिया। तो यहां पर क्या एंट्री होगा? टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और ये कौन सा वाला बिल्स रिसीवेबल कैंसिल कर रहा है? ओल्ड वाला। अब देखो ना, बी को अगर डी से पैसा मिलता तो वो क्या एंट्री करता? बैंक टू बी आर, ठीक है। कौन से वाले बिल्स के लिए? जो डी और बी में हुआ था। हम एंडोर्स वाले बिल का बात नहीं कर रहे हैं। डी और बी में जो बिल का ट्रांजैक्शन हुआ था, अगर पैसा मिलता तो बैंक टू बी आर, और ये पैसा देते तो बीपी टू बैंक, ठीक है। लेकिन यहां पर पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, फिर भी इसका बीपी कैंसिल हुआ और इसको अपना बीआर का मतलब बीआर का जो है कैंसिलेशन मिल गया। तो एंट्री क्या होगा? बीपी टू बीआर, पैसा लेन देन नहीं हुआ, पैसा लेन देन नहीं हुआ, लेकिन जो इनमें ट्रांजैक्शन था वो कैंसिल आउट हो गया। डी ने अपना लाइबिलिटी बिल एंडोर्स करके कैंसिल करवा लिया, ठीक है। तो बिल एंडोर्स करने पे लाइबिलिटी कैंसिल करवा लिया। तो ये बेसिकली ऐसे भी बोल सकते हो, बीपी टू बीआर, मतलब दो एंट्री से भी कर सकते हो। ये बोलेगा कि मैंने अपना बिल एंडोर्स कर दिया, ये देखो ये एंट्री तो हम लोगों ने किया ही है। और बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा कि मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल आ रहा है, ठीक है, और उसके बदले मेरा क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल आ रहा है, ऐसा बोल सकता है, मतलब हम लोग दो एंट्री से कर सकते हैं। बी बोलेगा मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल आ रहा है और उसके बदले हम क्या कर रहे हैं? इसका जो बीपी था वो हम कैंसिल कर रहे हैं। किसका? डी का कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा क्या हो रहा है? क्योंकि मुझे डी को भी पे करना था, वो अब पे नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरा एंट्री क्या हो जाएगा? मेरा भी बीपी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये बीपी कैंसिल हो जाएगा टू यहाँ पर बी आर, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो देखो समझ में आया कि नहीं? लास्ट वाला एंट्री थोड़ा सा अलग है, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर ये कंसेप्ट हो रहा है कि बी का लाइबिलिटी खत्म हो जा रहा है इस बिल का, जो कि उसको कभी ए को पेमेंट करना था, फिर उसके बाद सी को करना था, डी को करना था। तो डी को नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डी ने जो उसको बिल्स दिया ना, उसी का उसको पेमेंट करना था, और डी ने अपना लाइबिलिटी जो है कैंसिल करवाया। इसीलिए एंट्री होगा यहाँ पर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बी का जो बीपी है वो कैंसिल हो गया, बट पैसा नहीं देना पड़ा, बदले में डी ने अपना पुराना बिल का सेटलमेंट करवा लिया टू बी आर, क्योंकि बी को इस बिल का पेमेंट डी को ही करना था और डी को सेम अमाउंट का पेमेंट बी को करना था, ठीक है। तो मैंने तो बताया, ठीक है। अब एक बार तुम लोग ठंडे दिमाग से घर पे सोचना, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो हम फिर से बताएंगे, ठीक है। ज्यादा बोलेंगे तो फिर मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने जो भी बोला एक बार अपना भी दिमाग लगा के देखो कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट दिन फिर से बताएंगे। अच्छा, अभी देखो ऑनर्ड वाला सारा कंसेप्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग डिसऑनर वाला कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। अभी कंसेप्ट ही देखेंगे आज, और डिसऑनर का क्वेश्चन नहीं करेंगे। डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ ए बिल। एक बिल कब डिसऑनर होता है? दो कारण से बिल डिसऑनर होता है। या तो नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट का मतलब है कि जिसको पे करना था उसने पैसा नहीं दिया, या फिर नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब जो रूल्स है ना लॉ का कि बिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर किसी ने बिल को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो वो ड्रॉ बिल, जो बिल ड्रॉ हुआ है वो वैसे ही डिसऑनर हो जाता है, मतलब उसका कोई भी वैल्यूएशन नहीं होता है, ठीक है। तो नॉन पेमेंट या नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब जब पेमेंट करना है तब नहीं किया तो भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर एक पॉइंट लिखवाते हैं, देखो। इट इज टू बी नोटेड दैट ए चेक, चेक तो पता है तुम लोगों को, ठीक है। ए चेक can't be, sorry, can be dishonored only by non payment, ठीक है। तो चेक जो होता है वो सिर्फ नॉन पेमेंट के कारण डिसऑनर हो सकता है, ठीक है। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज नॉन एक्सेप्टेंस के कारण भी हो सकता है, लेकिन चेक जो है वो सिर्फ नॉन पेमेंट के कारण हो सकता है, क्योंकि चेक में कोई एक्सेप्टेंस वाला बात नहीं होता है कि चेक ड्रॉ करने से किसी पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जस्ट मैंने बता दिया नॉलेज के लिए कि चेक जो है वो डिसऑनर तभी होता है अगर पेमेंट नहीं कर रहा है, मतलब जिसने अपने बैंक अकाउंट का चेक ड्रॉ किया वो अगर अपने बैंक में बैलेंस मेंटेन नहीं करेगा तो चेक डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर लिखते हैं नेक्स्ट, व्हेन
a bill is dishonored for non acceptance, अगर नॉन एक्सेप्टेंस के कारण बिल डिसऑनर हो रहा है, देन नो अकाउंटिंग, ये मैंने अकाउंटिंग लिखा है, ठीक है, नो अकाउंटिंग एंट्री इज पास्ड। देखो अगर कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा है, बिल्स ड्रॉ का बात हुआ था, अब बोल रहा है नहीं मुझे साइन नहीं करना है, मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, तब तो वो वैलिड कुछ डॉक्यूमेंट बना ही नहीं। तो अगर बनेगा ही नहीं तो फिर एंट्री किस बात का होगा? जब बिल एक्सेप्ट तभी ना एंट्री होगा। तो अगर डिसऑनर का रीजन नॉन एक्सेप्टेंस है तो कभी कोई एंट्री नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि बोल रहा है कि नॉन एक्सेप्टेंस हुआ इसीलिए डिसऑनर हुआ, तो वहां कोई एंट्री होगा ही नहीं, ठीक है। नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से आगे का कोई प्रोसेस चालू ही नहीं होगा, तो फिर एंट्री क्यों होगा? अच्छा, अब देखो अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो हमें करवाना पड़ता है नोटिंग। अब ये क्या चीज है? नोटिंग जो है ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस है? एक्चुअली जो नोटरी पब्लिक होते हैं, नोटरी पब्लिक कौन है? नोटरी पब्लिक एक तरह के लॉयर होते हैं, ठीक है, मतलब वन टाइप ऑफ लॉयर। उनका काम क्या होता है पता है? उनका काम ये होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट कितना सही है उसे चेक करना, ठीक है, मतलब कितना डॉक्यूमेंट सही है उसे चेक करने का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग लेके जा रहे हैं तो वो अगर कोर्ट तक पहुंचेगा तो वो चेक करना पड़ता है ना, किसी को देके चेक करवाना पड़ता है कि ये डॉक्यूमेंट सही है, करेक्ट मतलब करेक्ट बना हुआ है या फिर इसमें कुछ फॉल्स मैटर है। ये सारी चीजों को चेक करने का जो अथॉरिटी रहता है वो नोटरी पब्लिक के पास रहता है, जो कि लॉयर ही होते हैं, ठीक है। लॉयर चेक करके बोलते हैं हाँ कागज तो सही है, ये कोई मतलब फ्रॉड नहीं है, ये सही चीज है, ठीक है। तो नोटरी पब्लिक के पास जाके हमें क्या करवाना है? नोटिंग। किस बात का? बिल डिसऑनर होने का। क्यों? जैसे मैंने बोला था, अब कोई पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, तो हम लोग कोर्ट तक जा सकते हैं। कोर्ट में जाके उस पे केस करेंगे, भाई इसने मुझे बोला था पैसा दे देगा, नहीं दे रहा है। लेकिन कोर्ट ऐसे ही नहीं मानेगा, कोर्ट बोलेगा कि आपको पहले नोटिंग करवाना पड़ेगा। किससे? नोटरी पब्लिक से। और नोटरी पब्लिक उसके लिए अपना एक चार्जेस ले लेते हैं, ठीक है। अब नोटिंग जब तक नहीं होगा कोर्ट तक केस नहीं पहुंचेगा, नोटिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं, देखो ये क्या है? इट इज द रिकॉर्डिंग of the fact of dishonor by a notary public। ठीक है, ये फैक्ट को रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा नोटरी पब्लिक से कि ये डिसऑनर हुआ है। जब तक वो लिख के नहीं देंगे बात आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग फॉर्म फिलअप वगैरह करते हो तो कहीं कहीं एटेस्टेड करवाना पड़ता है ना गेजेटेड ऑफिसर वगैरह से, तो वो क्या करते हैं? गेजेटेड ऑफिसर साइन करे तो क्या वो ऐसे ही आंख बंद करके साइन कर देते? वो देखते हैं कि भाई जो लेके आया है मेरे पास डॉक्यूमेंट कितना सही है, क्या ये सच में उसी का रिजल्ट है या फिर कुछ और बात है, तो देख के साइन करना पड़ता है ना। तो साइन करने से क्या हो गया कि ये मान लिया जाता है कि ये गेजेटेड ऑफिसर ने साइन किया है तो ये चीज सही है, मतलब उन्होंने ये चीज पास किया है। वैसे ही इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ डिसऑनर बाय ए नोटरी पब्लिक, जो कि मैंने बोला लॉयर होते हैं, ठीक है। सच नोटिंग मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर डिसऑनर, ठीक है। रीजनेबल टाइम के अंदर करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 5 साल बाद जाके बोल रहे ये डिसऑनर हुआ था इसको नोटिंग कर दीजिए, नहीं होता है, ठीक है। एक रीजनेबल टाइम होता है जो लॉ में तुम लोग कभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे तो देख लेना, वहां पर मिल जाएगा। हमारे अकाउंट्स के लिए तो उतना टाइम का जरूरत नहीं है कि क्या होता है, ठीक है। अभी मुझे याद भी नहीं है, हम बोल भी नहीं पाएंगे, तुम लोग देख लेना ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मिल जाएगा कि कितने दिन के अंदर करवाना पड़ता है। तो रिकॉर्डिंग करवाना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलेंगे नोटिंग। अच्छा, अब वो नोटरी पब्लिक लिख के क्या देंगे? जिसको बोलते हैं कंटेंट, ठीक है, मतलब वो रिकॉर्ड करेंगे ना फैक्ट को, तो उनको क्या क्या लिखना होगा। तो देखो वो जो डॉक्यूमेंट हमें देंगे ना उसमें क्या क्या रहता है? पहले रहता है डेट ऑफ डिसऑनर, ये उनको मेंशन करना पड़ेगा कब डिसऑनर हुआ, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखना पड़ता है? रीजन ऑफ डिसऑनर, इफ एनी,
मतलब वो पूछ सकते हैं कि आपका ये जो बिल डिसऑनर हो गया, मतलब आपको जो आपको पैसा देने वाला था वो क्यों नहीं दिया, आपको पता है वो क्यों नहीं दिया। तो हो सकता है वो बोले कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर हो सकता है कि वो ऐसा सकता है ना कि रीजन क्या है, अगर रीजन कुछ होगा तो वो लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस का मतलब नोटरी पब्लिक ने कितना पैसा लिया हमें ये बना के देने के लिए, वो लिख देते हैं कि इसको नोटिंग करने का मैंने इतना चार्जेस लिया, ठीक है। तो ये हो गया फी ऑफ फॉर नोटिंग, ठीक है। इनको पैसा देना पड़ता है, अब पैसा तो देना पड़ेगा, लॉयर है, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना तो चार्जेस तो बोलेंगे ही। अच्छा, अब ये जो नोटिंग चार्जेस लगा, मुझे बोलो ये नोटिंग करवाने कौन जाएगा, किसको ज्यादा जरूरत है नोटिंग करवाने, कौन जाएगा, जिसके पास बिल्स रिसीवेबल है या जिसके पास बिल्स पेबल है, मतलब ड्रॉयर जाएगा कि ड्रॉई जाएगा, कौन जाएगा बोलो, बोलो कौन जाएगा। जिसके पास बिल्स रिसीवेबल है। हाँ मतलब ड्रॉयर जाएगा, क्योंकि उसी का तो Yes. लॉस है ना। तो अब देखो, अब इसका तो खाली खाली पैसा लग रहा है ना, एक तो पैसा दिया नहीं डेटर ने, मान लो हम लोग अभी इतना जितना भी क्वेश्चन कर रहे थे ए बी वाला, ठीक है, अब जैसे एकदम फर्स्ट डे वाला क्वेश्चन लेते हैं ये वाला, ठीक है। बी ने मान लो यहाँ पर पैसा नहीं दिया, ठीक है। अब ए भागा भागा जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, क्यों, क्योंकि उसको 10,000 का लॉस हो जाएगा, वो जाके नोटरी पब्लिक को बोल रहे हैं देखो मेरा बिल जो है डिसऑनर हो गया, बी ने पैसा नहीं दिया, बात था 4 तारीख को देने का, नोटरी पब्लिक बोला ठीक है हम नोटिंग कर देते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, बोल रहा है कि मुझे 500 रुपए देना पड़ेगा, ए ने दे दिया। लेकिन एक चीज बोलो, क्या ये एक को खर्चा जो करना पड़ा, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नोटिंग जो करवाने जाएगा, कौन करवाने जाएगा, जिसका लॉस हो रहा है, ऑब्वियसली बी तो नहीं जाएगा। तो अब ए जा रहा है, ए का एक खर्चा हो रहा है, बाकी खर्चा तो छोड़ो, नोटरी पब्लिक का जो खर्चा हुआ वो तो फिर इसका मतलब लॉस हो जाएगा, 10,000 नहीं मिल रहा है ऊपर से, मतलब एक तो 10,000 का लॉस दिख रहा है अगर पैसा नहीं मिला, ऊपर से 500 रुपए भी पॉकेट से चले गए, तो 10,500 का मेरा लॉस हो जाएगा अगर सच में मुझे कुछ भी नहीं मिला तो, मतलब ए को। तो ये 500 रुपए रूल्स ये है कि किसके लिए लग रहा है, क्योंकि बी के मतलब बी के बात का कोई वैल्यू नहीं है, उसने बोला, उसने डॉक्यूमेंट बनवाया, फिर भी पैसा नहीं दिया, तो ये पैसा रूल्स ये है कि ए बी से रिकवर कर सकता है, ठीक है, ये रूल्स है। ए बाद में बी से रिकवर करेगा, मतलब कोर्ट ऐसा फैसला सुनाएगा कि बी 10,000 तो देना ही है ए को, ठीक है, बी आप 10,000 दो ए को, साथ ही साथ आप 500 रुपए भी देना जो नोटिंग करवाने का लगा। हाँ लेकिन अगर बी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो नहीं दे पाएगा, तो हो सकता है कि कुछ भी नहीं दे पाया, वो तो डिपेंड करता है कि इंसॉल्वेंसी कैसा हुआ। अगर कुछ अपना एस्टेट है वो बेच के दे सकता है तो कोर्ट बोलेगा उतना दे दो, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली भी दे सकता है, पूरा भी दे सकता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर ये सीखना है कि नोटिंग चार्जेस किससे रिकवर किया जाता है, ये चीज सीखेंगे। तो रिकवरी ऑफ नोटिंग चार्जेस, अब इसका हमेशा उसी से रिकवर करेंगे जिसके वजह से फालतू का ये खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ the amount of noting charged first paid by the holder of the bill, जिसके पास बिल्स रहेगा, ठीक है, टू द नोटरी पब्लिक, जिसके पास बिल्स रहेगा, जैसे कि एंडोर्समेंट का हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, ए ने सी को दे दिया, सी ने डी को दे दिया, उसके बाद अगर मान लो हुआ डिसऑनर, तो फिर जिसके पास बिल रहेगा उसी को जाना पड़ेगा, ठीक है, उसी को जाना पड़ेगा। तो यहां पर हो गया नोटरी पब्लिक। अच्छा, देन द होल्डर रिकवर इट फ्रॉम द पार्टी who is responsible for dishonor, responsible for dishonor। अब एंडोर्समेंट के केस में क्या होगा पता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी और ये सपोज डी हो गया, ए बी सी डी, ठीक है, ए के पास बिल्स रिसीवेबल था, बी के पास बिल्स पेबल था, मतलब इन दोनों में बिल्स का ट्रांजैक्शन हुआ, ए ने अपना बिल्स उठा के सी को दे दिया, सी ने वही बिल्स उठा के डी को दे दिया, मतलब एंडोर्समेंट, ठीक है। अब बी हो गया डिसऑनर, बी ने कर दिया डिसऑनर,
ठीक है। अब ए डी जो है वो जाएगा किसके पास, नोटरी पब्लिक के पास, ठीक है, वो चला जाएगा नोटरी पब्लिक के पास। तो नोटरी पब्लिक इनसे पैसा मांगेगा डी से, ठीक है, डी दे देगा, क्योंकि नोटिंग नहीं करवाने से पूरा ही लॉस है, तो डी दे देगा। डी किससे मांगेगा पता है डी डायरेक्टली बी से नहीं मांगेगा, एंडोर्समेंट का केस बोल रहे हैं। अब डी पहले सी को बोलेगा कि देखो तुमने मुझे जो बिल दिया था उसका जो पेयर है वो डिसऑनर हुआ, मैंने नोटिंग करवाया, मेरे पॉकेट से तो पैसा गया, तो एक जैसे मान लो ये 10,000 का था बिल्स, ठीक है, ए के पास 10,000 का बिल्स रिसीवेबल था, बी का 10,000 का पेमेंट था, सी के पास वही 10,000 का इंडोर्समेंट हुआ, डी के पास 10,000 का। डी क्या बोलेगा, मान लो नोटरी पब्लिक ने 100 रुपए ले लिए, तो डी क्या बोलेगा सी को पता है, देखो मेरा खर्चा लग गया 100 रुपए का, एक काम करो ये बिल्स विल्स छोड़ो, मुझे मेरा 10,000 दे दो प्लस 100 रुपए दे दो। तो डी सी से मांगेगा, सी बोलेगा ठीक है मुझे तो देना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो पेमेंट किया था बिल्स के तौर पे, बट वो हो गया है डिसऑनर, ठीक है। तो फिर डी सी से मांगेगा तो सी को देना पड़ेगा कितना, 10,000 तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 100 भी देना पड़ेगा। अब सी किसको बोलेगा, सी ए को बोलेगा, देखो तुमने जो बिल्स दिया था ना, बी जो है वो पेमेंट नहीं किया, मेरा तो लॉस हो गया कितना, मैंने ये एंडोर्स किया था और इसके वजह से डी ने वो नोटिंग करवाया तो 100 रुपए का खर्चा हुआ। तो सी बोलेगा मुझे ए से 10,100 चाहिए, जैसे ये बोल रहा है ना मुझे 10,100 दे दो, तो सी भी बोलेगा ए को मुझे 10,100 दे दो। ए बोलेगा देना तो पड़ेगा भाई, कर क्या सकते हैं, देना तो मुझे है ही। अब ए फिर किसको बोलेगा, ए बी को बोलेगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में मेन ट्रांजैक्शन हुआ था कि मुझे 10,000 तो देना ही है, मुझे 10,000 दो, साथ ही साथ मुझे 100 रुपए भी दो। हाँ अगर ये इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हो सकता है प्रोपोर्शनेटली पे करे, लेकिन बाकी लोगों के अंदर ट्रांजैक्शन एज इट इज रहेगा, लॉस जो है वो मेनली ए को बियर करना पड़ेगा। अगर बी इंसॉल्वेंट हो जाता है बाकी अपने अंदर ट्रांजैक्शन हो जाएगा, नॉर्मली ऐसा होता है। अब इसमें अगर कोई डिस्काउंट करता है तो बात अलग है कि डी ने कुछ डिस्काउंट कर दिया, सी ने कुछ डिस्काउंट कर दिया, तो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली जो है एक दूसरे से जैसे सर्कल, जैसे चेन वाइज एंडोर्स हो रहा है, वैसे ही रिवर्सली जो है रिकवरी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही बोला है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर, अल्टीमेटली उसी से मांगा जाता है, लेकिन अगर ये एंडोर्स हुआ था तो एक चेन वाइज वो मतलब बैक प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर और बस 3 पॉइंट है, लिखवा देते हैं। ड्रॉयर का अकाउंट क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं, द ड्रॉयर्स account is always debited with total amount, that is the amount of the dishonored bill plus amount ऑफ नोटिंग। ये अगर देखोगे तो मैंने अभी अभी तुम लोग को बताया कि ए क्या बोलेगा, ए ड्रॉयर था, मुझे 10,000 दे दो प्लस 100 रुपए दे दो, तो फिर वो बी को फिर से क्या बनाएगा, बी को फिर से डेटर बनाएगा। अगर ये वाला स्टार्टिंग वाला देखते हो, एक बार एंडोर्समेंट छोड़ो, एकदम फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, बी अगर मान लो पैसा नहीं दिया तो ए क्या करेगा, ए बोलेगा कि हम फिर से बी को बनाएंगे अपना डेटर, बी अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। और टू क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल, क्यों, देखो ए ने पहले बी को सेल किया, बी पे बिल्स ड्रॉ किया, ठीक है, अब बी पैसा नहीं दे रहा है तो बी को फिर से डेटर बनाएंगे, ठीक है, बी को फिर से डेटर बनाएंगे, लेकिन इस बार कितने का, 10,100 रुपए का, क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी मैं ए ने बेयर किया है तो वो बी से ही रिकवर करके मानेगा, ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल जो है पुराना वाला ये कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि ये तो इनवैलिड हो जाएगा 4 अप्रैल के बाद, तो बिल्स रिसीवेबल 10,000 से डेबिट हो जाएगा। फिर 100 रुपए का हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, 100 रुपए का एंट्री लिखना पड़ेगा नोटिंग चार्जेस बोल के, ठीक है, नोटिंग चार्जेस का खर्चा चला जाएगा। तो बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल और नोटिंग चार्जेस भी हमें यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री हम लोग सीख लेंगे कैसे होगा, ये टोटल अमाउंट वो बी से डेबिट करेगा, वही चीज हम बोल रहे हैं, बी को टोटल 10,000 के जगह 10,100 से डेबिट करेगा, इंक्लूडिंग द नोटिंग चार्जेस, ठीक है। ये ड्रॉयर का अकाउंट डेबिट होने का कंसेप्ट हो गया। और ड्रॉई का क्या होगा, मतलब जिसपे बिल ड्रॉ हुआ था, द ड्रॉइज अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विथ टोटल अमाउंट। इनको भी टोटल अमाउंट जितना इनका पेबल होगा उतने से क्रेडिट करना पड़ेगा, दैट इज अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड के चलते जो बिल का अमाउंट था
वो तो वैसे भी देना था, डिसऑनर्ड है तो भी देना पड़ेगा, प्लस जो नोटिंग चार्जेस लगा है वो उसको रिम्बर्स करना पड़ेगा। मतलब बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, अभी पेबल अमाउंट बढ़ जाएगा, जैसे इनका रिसीवेबल अमाउंट बढ़ेगा इनका पेबल अमाउंट बढ़ जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट लिखवाएंगे बस, प्रोटेस्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है बता देते हैं। प्रोटेस्ट का मतलब होता है, ये एक सर्टिफिकेट इशू होता है। ठीक है, सर्टिफिकेट का नाम है प्रोटेस्ट। ठीक है, इट इज द फॉर्मल सर्टिफिकेट गिवन बाय नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक एक सर्टिफिकेट दे देते, किसको देंगे, जो गया था उनके पास, टू द होल्डर ऑफ द बिल। ठीक है, ये एक दे देंगे, वो नोटिंग करवाए ना उसके बिहाफ में। द सर्टिफिकेट इज बेस्ड ऑन द नोटिंग। ठीक है, नोटिंग से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट दे देते हैं जिसका नाम होता है प्रोटेस्ट। कभी अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो प्रोटेस्ट जो है वो जो सर्टिफिकेट इशू होता है नोटरी पब्लिक के थ्रू से, जो होल्डर ऑफ द बिल है, क्योंकि वही जाते हैं नोटिंग करवाने तो उनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है थोड़ा सा बस इतना समझो, डिसऑनर क्या है, नोटरी पब्लिक, नोटिंग चार्जेस, और एंट्री हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे। यहाँ पर इसमें इलास्ट्रेशन 9, 10 एक बार देख लेते कितना सारा क्वेश्चन है, 9, 10, 11, 12। हाँ बस इसमें ये कुछ क्वेश्चन है, ये करने के बाद ही हम लोग जो है मैथ का क्वेश्चन भी कर सकते हैं 13 तक करने के बाद। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।